तो जनाब हमारे बूट स्ट्रैप कंप्लीट कोर्स का आज ये डे नंबर 4 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले मल्टीपल टाइप्स के कंपोनेंट्स के बारे में एंड यूटिलिटी क्लासेस के बारे में। वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो पर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब ये बूट स्ट्रैप का डे 4 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंपोनेंट्स बहुत टाइप के होते हैं। आपके बूट स्ट्रैप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ उनका कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको HTML और थोड़ी सी CSS की, जिससे आप उनको समझ सकें कि पर्टिकुलर लाइन क्या कर रही है और कौन सी क्लास किस लिए यूज की गई है। ठीक है, तो वो सारा मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर किसी को नहीं पता कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो मैं बता दूं कि जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फीचर्स आप लोग डालते हो, उन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स। जैसे आप कोई वेबसाइट ऊपर आप ये देख पा रहे हो, ट्यूटोरियल, एग्जांपल, टेम्पलेट, ये क्या है, एक तरीके के नए बार है। ठीक है, या फिर आप इनको बोल सकते हैं टैब्स हैं। ठीक है, टैब्स बोल सकते हो अलग अलग। तो ये टैब्स हो सकते हैं। कभी आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो तो ये आपको डॉक्यूमेंट, एग्जांपल, आइकन, थीम, ब्लॉग, ये जो है ये नए बार है। ठीक है, पहले जो दिखाया था वो टैब्स थे। तो इस तरीके के जो ये सब चीजें हैं इनको हम लोग बोलते हैं अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे अकॉर्डिशन हो गया, आपका अलर्ट हो गया, बैच हो गया, ये सारे ही हम लोग समझेंगे। बट जितने फीचर्स हैं सब में से हम लोग सबको समझेंगे, सबका ओवरव्यू दे देंगे, क्या काम होता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, कौन सी कम यूज़ होती है, सब बता देंगे। बट इनमें से जो ज़्यादा फंक्शनैलिटी रखते हैं, फिर थोड़ा सा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा हमको समझना चाहिए, कोड करके देखना चाहिए, उनको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सबको प्रैक्टिकली करके दिखाना मतलब बेकार है, आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है। आप बहुत आराम से यहीं पर समझ जाओगे कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकली उन लोग को समझेंगे जिनका मतलब एक तरीके से हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा फंक्शनेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे आपको आना है, यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये कंपोनेंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, एक मतलब सेक्शन मिलेगा, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला ये अकॉर्डिशन करके है, इसको हम लोग ओपन किए। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पर्टिकुलर एक ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको जब करते हो तो इसका एक आंसर निकल के आता है। तो अब जब कभी कोई अपनी वेबसाइट में FAQ या फिर Q&A, ठीक है, इस तरीके का सेक्शन बनाते हो तो वहाँ पर ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं देखूँ तो शायद यहाँ पर गूगल का या एडसेंस का कहीं पर इस तरीके का सेक्शन बना होगा। तो YouTube FAQ मैं डाल के देखता हूँ, अगर ऐसा कोई सेक्शन मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ऊपर एक क्वेश्चन दिया होता है और नीचे आंसर दिया। हाँ, ये देखो, जैसे लिखा वॉच वीडियोस, इसको ओपन किया, इसके बारे में सारी जानकारी आ गई। ठीक है, उसके बारे में YouTube प्रीमियम, इसको ओपन किया, इसके बारे में सारी जानकारी आ गई। तो ये क्या है, ये अकॉर्डिशन है। ठीक है, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ है। इसमें आपको क्या है, ऊपर बस ये जहाँ लिखा है अकॉर्डिशन आइटम 1, यहाँ पे आपको बस नाम चेंज करके यहाँ पे मान लो YouTube प्रीमियम कर देंगे। यहाँ पे जो डिटेल्स लिखी है उन डिटेल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिशन ही है, सेम टू सेम, और यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सारा कोड दिया गया है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके के अकॉर्डिशन है, कम लाइन वाला, ठीक है, और भी यहाँ पे है अलग अलग तरीके के। जैसे यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजमेंट है, ज़्यादा कुछ खास चेंजमेंट नहीं है। अगर हम लोग एक समझ जाएंगे तो सारे ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ अलग नहीं होता है, हल्का फुल्का अंतर होता है सब में। तो मान लो मैं इसको करने क्या वाला हूँ, मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ और आता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद में मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दिया भैया। अब इसको करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर करने पे क्या है, इसका रिजल्ट हम लोग को दिखेगा। तो अभी क्या है, अभी हम लोग ने इसको देखो इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है। ये टोटल 12 कॉलम के बराबर साइज खुल के आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम 12 दे रखा है, ये देखो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 कॉलम करके देखें, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ा देंगे। ठीक है, 6 कॉलम किया तो ये 6 कॉलम के साइज में खुल के आ रहा है। थोड़ा सा हल्का जूम करेंगे, अब ठीक है। तो भैया आप देख सकते हो। और एक काम करते हैं, यहाँ पर रो को थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड को कर देते हैं डार्क। तो यहाँ पे अगर डार्क होने पे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बैकग्राउंड को कर दिया मैंने डार्क, अब ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक सेक्शन बन चुका है। यहाँ पे आइटम, उसके बारे में जानकारी, यहाँ दूसरा आइटम उसके बारे में जानकारी, यहाँ तीसरा आइटम उसके बारे में जानकारी। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग अगर सेक्शन बढ़ाना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, कोड को समझते हैं। सबसे पहले ये कंटेनर डिव है जो कि पर्टिकुलर इस फीचर के लिए है। ठीक है, अब इसके अंदर आइटम है, जैसे अकॉर्डिशन आइटम ये है। ठीक है, और उसके अंदर आपको एक H2 हेडिंग मिलती है, उसके अंदर एक बटन मिलता है। बटन कौन सा, जिससे आप ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद में ये आपको एक हेडर मिल गया, हेडर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद में कोलैप्स 1 ये एक आइटम हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अकोमोडेशन आइटम, कोलैप्स और अकोमोडेशन आइटम एक के अंदर एक चीज़ें होती हैं। फिर ये अकोमोडेशन आइटम, उसके अंदर आपको यहाँ पे कोलैप्स 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 हेडिंग बटन और फिर यहाँ पे डिव टैग और ये कोलैप्स 2 इसके अंदर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर आए और इसको इस तरीके बंद करें तो इसको आइटम वाइज हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये एक दूसरा हो गया, ये लो, ठीक है। इस तरीके से टोटल 3 है हमारे पास में, तो हम लोग इनको 3 में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे अकोमोडेशन आइटम के अंदर, एक लो ये भैया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि 3 आइटम है, ठीक है। इसमें हमने स्पेस इसीलिए लगा दिया, ये देखो, ठीक है। ये कंटेनर मान लो इनका हो गया, जिसके अंदर ये अपना बताए हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब अकोमोडेशन क्लास यूज़ करने से इसके अंदर ऑटोमेटिक CSS अप्लाई हो गई अकोमोडेशन की, ओके। अब यहाँ पे ये जो एक है, मतलब यहाँ पे आप आओ, ये ऊपर का एक सेक्शन, ठीक है। तो ये एक सेक्शन का कोड पूरा ये है। अगर हम लोग इस कोड को ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक H2 हेडिंग, एक बटन मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये H2 हेडिंग यहाँ पे क्लोज हुई है। फिर यहाँ पे एक डिव मिला है, डिव के अंदर आपका पर्टिकुलर जो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पर एक डिव मिला है और डिव के अंदर ही सारी चीज़ें दी गई, मतलब डिव यहाँ पे देखो ये डिव है और ये डिव यहाँ पे क्लोज हुई है और उसके अंदर एक डिव बनी है। उस डिव के अंदर क्या है, हम लोगों ने अपना मैसेज लिख रखा है, ठीक है। मैसेज का जो शुरुआती पार्ट है वो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग उससे लिखा है। स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ किया जाता है, मैंने HTML के अंदर पढ़ाया था। स्ट्रॉन्ग का यूज़ करने का मतलब है कि जब आप गूगल पे इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे तो गूगल इस मैसेज पे ध्यान देगा, मतलब फोकस करेगा। एक तरीके से SEO बेस ये टैग होता है जनाब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पे जब मैसेज को चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। मान लो आइटम का नाम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने चेंज किया, ठीक है, YouTube प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, ठीक है, ये मान लो कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो YouTube प्रीमियम के बारे में उसके मैसेज लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे करते क्या है, YouTube को भी कैपिटल करते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कि कितना सही लग रहा है देखने में, ठीक है, कितना ये सही लग रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ है कीबोर्ड में तभी ऐसा बिहेव कर रहा है, सही करते हैं। YouTube, ठीक है, और प्रीमियम, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं कि जैसे एक तो सेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो नाम आप चेंज कर सकते हो, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो ये जो व्हाइट लाइन है ये पूरा ही कंटेंट आपका नॉर्मल है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो सिर्फ 3 दिए गए हैं, 3 आइटम्स, अगर मुझे और बनाने हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो और आइटम बनाने के लिए मान लो ये दिया गया है यहाँ पर ये, तो इसको पूरे को तो आपको एक कॉपी कर लेना होगा। तो इस तरीके से मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये चौथा आइटम आ चुका है। चौथा आइटम आने के बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग को चेंजमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग को शुरुआत से देखना होता है कि यहाँ पे कहीं 1 2 3 इस तरीके का अगर कोई भी हम लोग को क्लास मिलता है तो हमको उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज करना मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 के बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 4, 1 सेकंड मेरे को देना है यहाँ पे, ओके। हम लोगों ने अभी आइटम 3 कॉपी किया है और आइटम 3 कॉपी करने के बाद में इसके नीचे कोई एक और आइटम आया है, हाँ ये वाला आइटम आया है। इसके अंदर कोई क्लास है इस तरीके की, अभी हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग को चेंज करना है। तो आइटम 3 के अंदर जो ये रियली आइटम 3 है जो पहले से था, इसके अंदर देखो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ है, ये कोड आधा मुझको लग रहा है कुछ गायब सा हो गया क्या, मतलब कोई बटन दबने से ऐसा लग रहा है कोई गायब हो गया है। तो इसको हटाते हैं एंड री अगेन इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, कंट्रोल डी करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। यहाँ के सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ 3 लिखा है इसको चेंज करना होगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 4, ठीक है, FOUR 4। और कहाँ पे क्या चेंजमेंट करना है, देखो यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कर दो 4। इस तरीके से क्लासेस में बाकायदा बूटस्ट्रैप की ये हेल्प होती है कि वो चीज़ों को डिफाइन करके चलता है, 3 1 4 2 मतलब नंबरिंग दे के चलता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ चेंज करना है। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो, मान लो मैं कर दूँ यहाँ पे YouTube का कॉपीराइट, ठीक है। मान लो YouTube कॉपीराइट के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, कॉपीराइट, ठीक।
और यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा है तो यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है, FOUR 4 किया। 4 करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन कोलैप्स एग्जाम्पल, ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ तक सब चीज़ें सही हो चुकी है, अकोमोडेशन बॉडी। और हम लोग को बस यहाँ पे इसी तरीके देखना है कि कोई क्लास छूटे ना हम लोगों से। अगर हम लोगों ने कोई नया कुछ बनाया है तो उसमें हम लोग को चेंजमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। हम लोगों ने चेंजमेंट 2-3 जगह पे किया है जाकर, जैसे यहाँ पे किया है, देखो कोलैप्स 4 कर दिया है। कोलैप्स 4 करने के बाद में हम लोगों ने एक यहाँ पर किया है, ठीक है, किस जगह पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ हाईलाइट करके, यहाँ पे किया है, कोलैप्स 4 कर दिया है, ठीक है। और भी कई जगह पे हम लोगों ने किया है। यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में यहाँ पे किया है, ये सबसे मेन मेरे को लगता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोलैप्स 4 नहीं करोगे तो ये आईडी काम नहीं करेगी। अब बेसिकली अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखो एक यूट्यूब कॉपीराइट का भी सेक्शन बन चुका है, ये देखो एक यूट्यूब कॉपीराइट का सेक्शन बन चुका है, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको देखो ऑफ कर दिया और मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक ओपन आ रहा है, मतलब पहला वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिक ओपन आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, अगर हम लोग इसको हटाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हम लोग आते हैं पहले वाले सेक्शन के कोड को ओपन करते हैं और इस कोड के अंदर आपको यहाँ पे एक इन्होंने क्लास दे रखी होगी शो नाम से, उसी की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने यहाँ पे उस क्लास को बस हमको ढूंढना है और वो क्लास को हमको हटा देना है, ठीक है। कौन सी क्लास का नाम है, क्लास का नाम है शो करके, SHOW, ठीक है। तो देखते हैं उसको, यहाँ पे ये देखिए ये क्लास एक पड़ी शो, इसको अगर आप हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करने पर ये पहला वाला ओपन होकर नहीं आएगा। मान लो मैंने इसको हटा दिया और यहाँ से मान लो इसको मैं हटा दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ज़रूरी नहीं पहला वाला ओपन हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहला ना ओपन होकर ये लास्ट वाला ओपन होकर आए तो कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करें, ये देखो पहले वाले सेक्शन का कोड है, आप नीचे जाएँ 4th वाले सेक्शन के पास, ठीक है। और 4th वाले सेक्शन के बाद में यहाँ पे जो क्लास लगी है सेकंड वाली डिव के अंदर, ये जो क्लास लगी है इसी के बाद आपको शो लगा देना है, SHOW, ठीक है। यहाँ पे शो लगा देना है दरअसल यहाँ पे, ओके। आप देखो जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, या देखो ऑफ भी कर दूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक ओपन आएगा। तो शो क्लास करती क्या है, क्लास के अंदर अगर आप शो एट्रीब्यूट डाल देते हो या फिर क्लास ही बोलो उसको, क्लास डाल देते हो तो क्या है, इससे आपका ऑटोमेटिक पेज ओपन होकर आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि ये अकोमोडेशन क्या होता है, इसके अंदर हम लोग और सारे क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 थे, हम लोग ने चौथा ऐड कर लिया। उसके बाद में हम लोग किसी क्लास को हटाना चाहें पर्टिकुलर तो हटा भी सकते हैं। करना क्या है, मान लो जैसे ये एक पूरा कोड है, ठीक है, तो इस पूरे कोड को हम लोग को सिलेक्ट करना है। देखो इसको हम लोग ने सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया, इसीलिए सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड करा, स्पेस लगा कर। ये आपका पहला सेक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आपका दूसरा सेक्शन हो गया, ये देखो। फिर उसके बाद में ये तीसरा हो गया और ये जो चौथा ये हम लोगों ने बनाया है कोड को कॉपी करके। तो इसको अगर मान लो हटाना भी चाहोगे तो इस तरीके से मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 ही सेक्शन आएंगे। तो आपने ऐड करना है, रिमूव करना भी सीख लिया। फिर आपको पता चला कि ऑटोमेटिक अगर कोई ओपन होकर आ रहा है, ठीक है, तो उसको शो जो लगा होता है क्लास, उसको आप हटा दो, नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ तक का हम लोग को अकोमोडेशन समझ में आ गया है। अकोमोडेशन से और हम लोग को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, इतना ही काम होता है। अब आते हैं अलर्ट पे। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट एक बेसिकली टाइप के मैसेज होते हैं। जैसे कभी आप कोई चीज़ सक्सेसफुली हो जाता है तो टॉप पर एक मैसेज लिख के आता है कि भैया ये चीज़ आपका सक्सेसफुली हो गया। जैसे कभी आप कोई फॉर्म भर रहे हो, जब आप उसको सबमिट कर देते हो तो ऊपर लिखता है कि सक्सेसफुली फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेज जो आते हैं उनको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। इनको हम लोग बेसिकली वर्क तो कराते हैं जावास्क्रिप्ट से, पर डिजाइन करते हैं CSS से, ठीक है। तो वही मतलब CSS से डिजाइन करते हैं। तो आपकी बूटस्ट्रैप एक तरीके से CSS की फ्रेमवर्क है, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलर्ट मैसेज मिल जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको बस कलर डिफरेंट है और कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर जैसे मान लो पहला वाला चाहिए तो पहला वाला प्राइमरी कलर का है, ब्लू कलर का, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा। आपको दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे सारे दिए गए। कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, जैसे शो लाइव अलर्ट पे करते हैं तो देखो ये यहाँ पे मैसेज आ गया। तो अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा अलर्ट बॉक्स चाहिए जिसमें आपको काटने का बटन मतलब क्रॉस बटन मिले कैंसिल करने का, तब भी आप इसको लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मान लो यूजर के सामने पर्टिकुलर मैसेज आता है फिर वो ऐसे इस तरीके से उसको काट पाए, तो आप ये वाला कोड लगा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। तो
तो ये था आपका अलर्ट बॉक्स। फिर नीचे आते हैं, इसमें आप लिंक डाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप अपने यूट्यूब का या पर्टिकुलर किसी दूसरे वेबसाइट पे पहुंचाना चाहते हो, किसी पेज पे पहुंचाना चाहते हो, तो आप उस अलर्ट मैसेज के अंदर एंकर टैग के थ्रू यहाँ पर डाल सकते हो एक लिंक। तो आपको खुद से एंकर टैग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो पर्टिकुलर मैसेज के ही अंदर यहाँ पे एंकर टैग का यूज किया गया है, ये यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक का। आपको सिर्फ लिंक कहाँ पर डालनी है, यहाँ पर जहाँ पे आपका ये हैश लगा हुआ है, यहाँ पर आपको बस पर्टिकुलर चीज की, मान लो मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला तो वहाँ पर डायरेक्ट जाकर लॉगिन हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके पहुँच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर और तरीके के कुछ दिए गए हैं। आप आइकन्स डाल सकते हो अलर्ट बॉक्स के अंदर, बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको अभी आइकन्स में डालना सिखाऊंगा आगे इसी वीडियो के अंदर। बस आपको कोड के अंदर देखो ये जैसे SVG है इसको ऐड कर दिया गया है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से कलरफुल आप अलर्ट बना सकते हो। और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, आपको अलर्ट मैंने बता दिया, बस उतना ही काफ़ी है। बेहद ही यूज़ होता है पर आगे चल के यूज़ होगा, अभी इतना इनर्शियल स्टेट में नहीं यूज़ होगा। अब आते हैं बैज। बैज क्या होता है भैया, कभी नोटिस किया कि आपके मोबाइल पे ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं तो एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, उसमें दिखाता है इतनी नोटिफिकेशन आई हैं। या फिर कोई ऐप के अंदर मान लो व्हाट्सएप के अंदर काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, कहीं आते हैं, तो ऐप जब आप खोलोगे ना तो उसके ऊपर रेड कलर का बन जाता है कि इतने इसके अंदर मैसेजेस आ चुके हैं, उसी को बोलते हैं बैज। बैज में क्या है, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये हेडिंग टैग है H1 टैग, इसके बीच में आपको बस इतना कोड डाल देना है स्पैन का, ये कोड इतना डाल दिया। ठीक है, इस कोड डालने से क्या एक बैज बन जाएगा। अब मान लो हेडिंग 1 बड़ी होती है तो ये हेडिंग 1 के साथ अगर आप डालते हो तो ये बड़ा आएगा। मान लो हेडिंग्स यहाँ पे दूसरी या तीसरी डालते हो तो वो छोटी होती है, तो उसके साथ अगर डालोगे तो छोटा आएगा। मतलब बैज का साइज डिपेंड करता है आपके हेडिंग के साइज के साथ। आप और तरीके के बैज बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन का दिखाया तो ये देखो नोटिफिकेशन बगल में 4 लिख के आ रहा है, तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। ये चांसेस हैं कि मतलब 4 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, यही चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, और पोजीशन इस तरीके का भी आपने देखा होगा कि इनबॉक्स में 99+ मैसेजेस आ चुके हैं, तो यही चीज़ होती है बैज। आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं, खुद से बनाने से अच्छा है बस कोड को कॉपी करें, ले जाकर वहाँ पेस्ट कर दें, ऑटोमेटिक बन जाएगा, कुछ भी आपको करना नहीं है। टाइप्स ऑफ बैजेस यहाँ पे काफ़ी टाइप के मिल रहे हैं, देखो इस तरीके का बैजेस है। आप ऑनलाइन आने के लिए बैज बना सकते हो, जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पर किसी को ऑनलाइन दिखाना चाहते हो तो ये आपको बैज मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बैज है। ऊपर ये जो गोल गोल सर्कल आ रहा है, इससे क्या होता है कि ये दिखाता है कि हाँ भैया मतलब कोई ऑनलाइन है। ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पर इसका कलर देखो यूज़ किया गया है, ये देखो। अगर मान लो आप इसको डेंजर की बजाय यहाँ पर क्या कर सकते हो, सक्सेस कर दोगे तो ये ग्रीन कलर का आएगा। चलिए इसको कॉपी भी करके यार आपको दिखाते हैं, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है देखने में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सारे कोड को जो हम लोग लेकर आए थे पहले तो उसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, भैया हटा दिया। और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे Ctrl+V करते हैं। अभी देखो अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, इस तरीके का आ रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर क्यों भाग रहा है। ओके, कोड पे देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, पैडिंग 2 दे रखी है और कुछ दे रखा है नहीं। तो हम लोगों ने इसको 6 कॉलम के अंदर डाल रखा है बस। अच्छा, मार्जिन टॉप से देनी पड़ेगी, वो आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन टॉप से देनी पड़ेगी, वो आ जाएगा। बेसिकली हम लोग करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे दे दें मार्जिन टॉप से 4, बेसिकली ऐसे तो दिया नहीं जाएगा, मतलब दे रहे हैं हम लोग, पर हम लोग को करना क्या होता है, स्पैन में ना देकर हम लोग को यहाँ पे एक डिप बना लेना होता है, डिप कंटेनर, उसके अंदर इन सब सारी चीज़ों को रखना होता है। ठीक है, तो डिप कंटेनर के अंदर रखने से क्या तब सही से पोजिशनिंग होती है। फिलहाल अभी आ गया, अभी ये रेड कलर का आ रहा है। मेरा उद्देश्य है कि भैया मुझे ग्रीन कलर का दिखाना है। ठीक है, ऑनलाइन आ रहा है तो कोई ग्रीन कलर का मुझे दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे बिजी डेंजर लिखा हुआ है, आप डेंजर की बजाय बस यहाँ पे क्या करें, सक्सेस कर दें। सक्सेस एक तरीके का कलर होता है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया है, अभी भी आज भी दिखाऊंगा आगे कि कैसे कैसे कलर होते हैं। ये देखो भैया ग्रीन आ गया, मतलब कोई ऑनलाइन है इस समय। ठीक है, ये हो गया। तो ये बैच हैं। बैच और भी टाइप के होते हैं, आप बैच में बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी डालेंगे ब्लू आएगा, सेकेंडरी डालेंगे ग्रे कलर का आएगा, सक्सेस डालेंगे ग्रीन कलर का आएगा, डेंजर डालेंगे रेड कलर का आएगा। बस आपको क्या है, मैंने दिखाया कि आपको बैच तो क्लास हो गई अपनी एक, फिर आपको टेक्स्ट लिखना है और बिजी प्राइमरी लिख दिया तो नीला कलर का आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे बिजी सेकेंडरी लिखेंगे तो ग्रे कलर का आएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है। पिल बेजेस क्या होते हैं, जिनमें आपको बिल्कुल मतलब एक तरीके से ये रेडियस मोड़ दी जाती है, मतलब इनका कोई कोना नहीं होता है, बिल्कुल कैप्सूल जैसे होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं भैया यहाँ पर, यहाँ बैज हो गया। ब्रेड क्रम्ब, ब्रेड क्रम्ब क्या है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये कुछ खास नहीं है, बट
ऐसा आप समझ के चलो जैसे कि आप कभी ब्लॉग वगैरह खोलते हो तो वहाँ पर ये दिखाता है कि आप कौन से पेज से कौन से पेज पर आए हो। इससे पहले आप होम पे थे, फिर लाइब्रेरी पे आ गए, अब डाटा आ गया, आप डाटा पे जा सकते हो। ये कुछ खास नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ब्रेड क्रम्स मिल जाते हैं, जहाँ पर बस आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। होम से लाइब्रेरी पे जा सकते हो, नीचे टाइप में आप दिखा देते हो, जैसे ऊपर से आदमी नीचे आता है तो आप ये अक्सर नीचे ही दिए जाते हैं कि आप दूसरे पेज पे जाना चाहें तो डायरेक्ट यहीं से जा सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ नहीं। बटन पे आते हैं। बटन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन हमको डिफरेंट टाइप की मिलती है, बस हम लोग को एक कोड यहाँ कॉपी करना है। कोड के अंदर टाइप में बटन लिखा हुआ है और क्लास में बटन लिखा है। क्लास में बटन लिखने से क्या है, इनकी बटन ऑटोमेटिक डिज़ाइन होकर आती है कुछ इस तरीके से। बस आपको अपने हिसाब से कलर चेंज करना है। प्राइमरी रखते हो ब्लू, सेकेंडरी रखते हो तो आपको ग्रे, ये तो आपको पता ही है। और सिंपल बस कोड कॉपी एंड पेस्ट करके यूज़ कर लेना है, बाकी सेम सब चीज़ें, कोई यहाँ पे अलग नहीं है। बटन से हाँ थोड़ा बता देता हूँ नीचे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट नो रैप कर देते हो तो बटन के अंदर का टेक्स्ट रैप नहीं होगा, ये चीज़ होती है। और नहीं करोगे तो अगर आप बड़ा टेक्स्ट है तो वो रैप हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की बटन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे बॉर्डर आउटलाइन, तो यहाँ पे बॉर्डर में कलर है और बीच में फॉन्ट में कलर है, जब कोई उसको सिलेक्ट कर रहा है तब कलर आ रहा है इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप बटन क्लास जहाँ पे यूज़ कर रहे हो वहीं पे अंदर आपको एक क्लास यूज़ कर लेनी है बटन, और उसके बीच में आउटलाइन, और फिर प्राइमरी दोगे तो ब्लू कलर की इस टाइप की आएगी, सेकेंडरी दोगे तो इस टाइप की आएगी, सक्सेस दोगे तो इस टाइप की आएगी। तो ये इस टाइप की भी बटन बनाई जा सकती हैं, बस आपको कोड कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है इस तरीके से। और कुछ बटन्स के लार्ज बटन बनानी है तो आप बीच बटन LG यूज़ कर सकते हो, लार्ज बटन। स्मॉल बटन बनानी तो बटन स्मॉल यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे यूज़ की गई बटन लार्ज, बटन और लार्ज दोनों में ही लार्ज यूज़ की गई बेसिकली, पर इनको एक जगह स्मॉल यूज़ करना था, शायद इनसे कोई मिस्टेक हुई हो। ठीक है, ओके। अब स्मॉल करने के लिए, अच्छा यहाँ पे दोनों लार्ज के लिए बताया गया, यहाँ पे स्मॉल का एग्जांपल दिया गया। ठीक है, तो ये बटन स्मॉल यहाँ पे, ओके। कस्टम बटन आप बना सकते हो। कस्टम बटन में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकते हो। बाकी स्टाइलिंग, जब मान लो ये स्टाइलिंग इन्होंने दी रखी है, आप इसको चेंज कर सकते हो, पर कोई मुझे उस हिसाब से लगता नहीं। डिसेबल स्टेट क्या है, जब आप बटन को क्लिक ना कर पाएँ, उसमें सिर्फ डिसेबल्ड आपको लिखना होता है। ये बहुत ही नॉर्मली HTML से भी हो जाता है, इसको कोई ध्यान नहीं देना है। बाकी अलग अलग तरीके के फंक्शनेबल लिंक्स हैं। ब्लॉक बटन मतलब पूरा जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, मतलब जितनी विड्थ मिलती है उतना पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगी, इस तरीके की बटन होती हैं जनाब। अगर आप ब्लॉक की बजाय इनलाइन बटन बनाते हैं तो वो दोनों मतलब ब्लॉक बटन क्या है, पूरा एक बटन आएगी फिर दूसरी नीचे आएगी, पर इनलाइन बटन क्या है, दोनों साथ साथ में आ जाएंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लॉक बना रहे हैं या इनलाइन बना रहे हैं। ठीक है, सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। टॉगल स्टेट होता है, अलग अलग स्टेट की बटन्स होती हैं, वो तो यूज़ पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। बटन ग्रुप पे अगर आप आते हो, सेम चीज़ है पर कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है पर कुछ अलग नहीं है। जैसे कि ग्रुप ऑफ बटन, मान लो 3 बटन एक साथ रखना चाहते हो तो एक डिव यहाँ पे इन्होंने बना दी है, डिव के अंदर एक क्लास दे दी है बटन ग्रुप, जिससे 3 बटन एक साथ आ जाती है। रोल में ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 बटनें यूज़ करी गई हैं। आप ये भी कर सकते हो कि 3 अलग टाइप की बटन यूज़ कर सकते हो। एक है नॉर्मल बटन, ठीक है, दूसरे में आप क्या कर सकते हो, बटन के बीच में आउटलाइन डाल सकते हो तो आउटलाइन वाली बटन आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन्होंने एक बटन एक्टिव रखी है, बाकी देखो ऐसे नॉर्मली रखी है। यहाँ पे ये देखो ये एक एक्टिव स्टेट पे है, बाकी देखो दोनों नॉर्मल स्टेट पे हैं। ये मैंने CSS कोर्स के अंदर बताया कि एक्टिव स्टेट क्या होती है, होवर स्टेट क्या होती है, सब बता रखा है मैंने। यहाँ एक बटन देखो, उसमें 3 अलग तरीके के कलर यूज़ किए गए। डेंजर मतलब रेड, वार्निंग मतलब आपका येलो, सक्सेस मतलब ग्रीन। एक डिप के अंदर 3 बटन है और तीनों एक साथ आ रहे हैं। आप इस तरीके के बटन मैंने जैसे बताया कि आउटलाइन वाला यूज़ कर सकते हो। बस इस पे भी ये है कि जैसे यहाँ पे तीनों आउटलाइन वाली यूज़ करेंगे, आप चाहें तो एक आउटलाइन वाला यूज़ करें, 2 नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चेक बॉक्स वाले बटन, रेडियो बटन, इस तरीके के अलग अलग टाइप के बटन है। सिर्फ कोड एंड कॉपी पेस्ट करना है। आपको HTML अगर आती है तो सही मानिए आप ये बहुत आराम से ही, अगर मान लो बटन बढ़ानी है तो क्या कर सकते हो, डिप के अंदर आओ, इतना कोड बस कॉपी करके एक और बार बढ़ा दो, और क्लास में आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। जैसे यहाँ पे बटन चेक 3 लिखा है तो 3 की बजाय 4 कर दो भाई ID के अंदर, और 4 के अंदर भी 4 कर दो बस, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ होएगी नहीं। बस इतना आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमको सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है। हम लोग बहुत ही अच्छे से इनको कवर करेंगे। भैया कार्ड क्या होते हैं, कार्ड जनाब एक तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मेरे पास मैंने बनवाया हुआ है आपको CSS में कार्ड, मेरे पास अगर पड़े हूँ तो फाइल मैंने, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बनाने के बाद हटा भी देता हूँ। मुझे अपनी लैपटॉप की स्पेस को खाली रखना इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, मुझे खुद भरोसा नहीं मैं उसको कब हटा दूँ। देखो ये हो क्या रहा है, अपने आप चीज़ें जब ओपन होने लगती हैं तब
चीज़ें मुझको अच्छी नहीं लगती हैं। डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। यहाँ पे ओके वेबसाइट कार्ड्स, यहाँ पे इंडेक्स को ओपन करते हैं, इंडेक्स को ओपन करते हैं, आते हैं फिर से एक बार आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, वेबसाइट कार्ड्स ओपन हो जाओ, इंडेक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरीके के मैंने देखो कार्ड बनाए थे। इसमें बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करे गए हैं पर हैं सब एक ही तरीके के। होवर इफेक्ट भी मैंने दिया था इस तरीके से। तो ये आपका बेसिकली कार्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख चुके हैं। इसी तरीके का कार्ड आप CSS के अंदर बनाए थे और इसी तरीके का आप बूटस्ट्रैप के अंदर भी बना सकते हैं। सेम, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं भैया, देखो यहाँ पर आए, यहाँ पर ये कोड मिल जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट करना है। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद में आप अगर इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो इन्होंने 18 RAM रखी है, आप उससे ज़्यादा रख सकते हो, पर 18 RAM में आप ठीक है, एनफ है। कम भी आप रख सकते हो। SRC के अंदर आपको इमेज डालनी, चलो भैया दिखाई देता हूँ, पर पहले ये देख लो कि कितने टाइप के होते हैं। कंटेंट टाइप चेंज कर सकते हो यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा वैसे। बाकी यहाँ पे कुछ इमेजेस का बताया गया, अच्छा क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट ग्रुप वाली बना सकते हो, और भी कुछ तरीके की दी गई हैं। हाँ, ऐसे जैसे मान लो इमेजेस लगी है, उसकी टाइटल है, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है, 3 आइटम्स दिए गए हैं, फिर नीचे 2 लिंक दिए गए। अलग अलग, मतलब अगर आप एक समझ लोगे तो बाकी सारे ही सेम टू सेम है। अब जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दिया गया है, मतलब अलग अलग तरीके के आपके कार्ड बनाने के दिए गए, इस तरीके के दिया गया है। किसी में इमेजेस यूज़ हुई हैं, किसी में नहीं यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो मैं वाली आपको दिखाता हूँ जिसमें इमेज यूज़ हुई है, और इमेज यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। चलिए भाई फटाफट से आते हैं और यहाँ पे वाले कोड को कॉपी करते हैं एंड आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा, सबसे ऊपर आएंगे, ये वाला कहाँ गया भैया, ये वाला। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग आते हैं VS कोड पे। VS कोड पे आए भैया, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोड की जगह इस कोड को डाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग रिजल्ट में देखें तो यहाँ पर इस तरीके का एक देखो आ चुका है, बट इमेजेस नहीं आ रही है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे गए हैं तो इमेज टैग यूज़ हुआ है, ये तो HTML में आप जानते हो। या ऑर्ट लिखा, ऑर्ट के अंदर आप क्या डालते हो, इमेजेस का नाम, मतलब जैसे मान लो इमेज नहीं लोड होगी तो जो चीज़ आप यहाँ पे लिख दोगे वो वहाँ पे शो करेगी। SRC के अंदर बेसिकली हम लोग को इमेजेस डालना होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक पड़ी है main.jpg, उसको डाल देते हैं। अब आप देखो कितना सुंदर सा लग रहा होगा, ये देखो। ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन, उसका यहाँ पर टाइटल आप डाल सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। टाइटल में मान लो मैं क्या कर सकता हूँ, शुभम पांडे डाल दूँ, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूं कि शुभम पांडे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर वेब डेवलपर, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे SHUBHAM शुभम PANDEY पांडे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे मल्टीपल कार्ड्स बनाने, कुछ नहीं करना है, बस सेम कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते जाना है इस तरीके से। और देखो यहाँ पे ट्रिपल कार्ड्स बन चुके हैं, एक साथ 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, अगर आप इनको साथ साथ मिलाना चाहते हैं तो इनकी बस वही है कि जैसे आप फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर क्या 6 कॉलम का बना होगा तो 6 कॉलम की वजह से ये आ रहे हैं, तो ऐसे तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओके 4 में भी ये नीचे आ रहे हैं, तो 4 में तो इनको आ जाना चाहिए 4 कॉलम के। ओके, एक ही रो के अंदर हम लोग ने बना दिया है, इनको अलग अलग कॉलम के अंदर डाल देना चाहिए, तब ये सही आते हैं। चलो फिर भी ठीक है, हम लोग इनको चेक कर सकते हैं। बाकी क्लासेस में कार्ड कर सकते हैं, या फिर विथ 18 RAM ज़्यादा होती, कम आप कर सकते हैं। ठीक है, और इमेजेस में आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिप के अंदर कार्ड बॉडी, मतलब कार्ड बॉडी कितनी होती है, इसके अंदर टाइटल आता है और उनका डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, फिर एक एंकर टैग यूज़ किया गया है जिसमें बटन क्लास डाल दी गई है, तो बटन की तरीके बिहेव कर रहा है, पर है वो क्या है, एंकर टैग है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आप एंकर टैग से भी बटन बना सकते हैं। ठीक है, 18 RAM भाई बहुत होता है, कितना रख सकते हैं, 6 RAM रख के देखते हैं क्या साइज आएगा इसका। ओके, अच्छा ये विथ है, चौड़ाई है। ओके, विथ चौड़ाई तो यार जितनी आप आपके हिसाब से आप बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखें कि चीज़ों को ग्रिड सिस्टम के अनुसार लेकर चलें। ठीक है, ग्रिड सिस्टम के अनुसार लेकर चलने का मतलब क्या है कि आप एक, मतलब आपका पूरा लेआउट पहले से ही डिज़ाइन होता चलेगा। अगर आप ग्रिड के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, आप जाएं हमारी वीडियो देखें, इससे पहले वाली, आपको समझ में आएगा कि ग्रिड सिस्टम होता क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी लेआउटिंग नहीं करना आ रहा, आप मुझे बताइए। जैसे कि अभी क्या था कि मान लो तीनों यहाँ पर
एक साथ नहीं आ रहे थे, मतलब ऐसे 1 2 3 हॉरिजेंटली ना आकर वर्टिकली आ रहे थे। अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना नहीं आ रहा, आप मेरे को बताना। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं हिंट ही दे सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा खुद से भी करें। आप पिछली वीडियोस देखो, उसमें मैंने करके भी दिखाया है, मैंने लाइव करके दिखाया है सब चीज़ें कि मान लो 2 हॉरिजेंटली टैब बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, वर्टिकली बनाना है कैसे बना सकते हैं, ग्रिड सिस्टम में मैंने दिखाया है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर आपको कार्ड समझ में आ गए। अब कैरासोल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कैरासोल पे आते हैं। कैरासोल वैसे कुछ खास है नहीं, पर फिर भी देखते हैं। सॉरी, कैरासोल कह रहे हैं, खास नहीं। कैरासोल खास है, इसके नीचे क्लोज बटन खास नहीं है, ठीक है। कैरासोल होता है क्या बेसिकली, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी इमेजेस चलती हुई दिखाई देती है। फिर एक इमेज आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, इस तरीके से इमेजेस आती हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके की स्लाइड्स आती हैं। आप इनको इससे भी आगे पीछे कर सकते हो और पर्टिकुलर अपने आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह कैसे बनता है, इस पर हमको आपको बताना पड़ेगा अच्छे से। कोड कॉपी किया, यहाँ आते हैं। जो चीज़ें देखो उस तरीके की हैं बताने लायक, मैं उनको बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको समझा दूँ, जिससे आप जब यूज़ करें तो आपको आराम से समझ में आए। अभी इसको मैंने इस तरीके पेस्ट किया। अगर मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ तो रिजल्ट में मुझको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है कि बेसिकली इमेजेस इसके अंदर यूज़ नहीं है। अब देखो, मैं सबसे पहले तो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आइटम वाइज इसको बांट दूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से इस तरीके किया, ये पूरा एक आइटम हो गया, ये पूरा एक आइटम हो गया। इसको यहाँ पे करते हैं बंद, ठीक है। ये आपका दूसरा आइटम हो गया, इसको यहाँ पे करते हैं बंद, ठीक। ये आपका तीसरा आइटम हो गया, इसको भी करते हैं यहाँ से बंद, ठीक। और ये नीचे बटन हैं उसकी। अब आइटम वाइज समझते हैं। सबसे पहले आइटम को खोला, इसके अंदर हमको इमेज देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस बना रखी हैं बेसिकली, तो मैं वही देता हूँ। तो 1 सेकंड मेरे को देना, स्लाइड 1, ठीक। दूसरे में मैं जाता हूँ, दूसरे में मैं इमेज को चेंज करता हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, एक अच्छी हैबिट होती है, पर अभी हम लोग को सिर्फ समझना है तो हम लोग समझेंगे। अल्टरनेटिव टेक्स्ट की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एट्रीब्यूट की। अब मैं तीसरी पे दे देता हूँ, ठीक है भैया। तीसरी पे यहाँ पर आएंगे, स्लाइड 3 करते हैं, ओके। आप देखते हैं, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, और ये इतना छोटा क्यों आ रहा है मेरे को ये समझना है। छोटा बेसिकली इसलिए आ रहा है, आप ध्यान से देखें तो मैंने 4 कॉलम कर दिया है। 4 कॉलम नहीं करना है हम लोग को, हम लोग करना है यहाँ पे कुछ नहीं तो 11 कॉलम, ठीक है। 11 कॉलम करना है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर, ये आ गया। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे कुछ बटन्स मिल रही हैं। इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं नीचे से भी, और यहाँ से भी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी लेफ़्ट राइट करने का ऑप्शन आ रहा है। इतना तो पॉसिबल आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से कर लेंगे। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर मान लो मैं 3 इमेजेस के अलावा चौथी इमेज भी ऐड करना चाहूँ तब क्या हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं अगर नोटिस कर पाऊँ, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एक एक्टिव क्लास है। एक्टिव क्लास यूज़ क्यों की गई है? एक्टिव क्लास का मतलब क्या है, जब आप लोड करते हैं तो पहली कौन सी इमेज आ रही है। अगर आप इस इमेजेस के अलावा इस पे लाना चाहते हो तो आप यही एक्टिव क्लास यहाँ पर लगा दें, इस दूसरी वाली के अंदर, इस लाइन में लगा दें, या फिर तीसरी पे लाना चाहते हो तो इस पे लगा दें। तो ये एक्टिव क्लास इसलिए होती है कि आप पहली इमेज कौन सी लाना चाहते हो, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं हम लोग और स्लाइड्स को। तो हम लोग क्या करें भैया, इसको किए कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे ले आए पेस्ट, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहीं पे इमेजेस में चेंज कर देता हूँ। अपनी इमेज चेंज कर दिया 4 JPG, ठीक है। और यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखो एक इमेज आ रही है, दूसरी, ये तीसरी, और एक ये चौथी इमेज भी आने लगी। बट अगर आप नोटिस करें कि अब हम लोग लेफ्ट राइट यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करें तो यहाँ सिर्फ 3 बटन आ रही हैं, चौथी क्यों नहीं है जबकि इमेजेस 4 हैं। तो ये चीज़ हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, चौथी इमेज पे आने के बाद आपकी बटन्स वर्क करना बंद कर देंगी। तो आपको यहाँ पर भी एक लाइन को कॉपी करना है। तो मैं एक लाइन और कॉपी कर लेता हूँ। ये जो लाइन आई है ये मैंने कॉपी करके बनाई है। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर देखो स्लाइड 1 थी, मतलब अगर आप ऊपर वाले पे आए तो यहाँ पे स्लाइड 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है।
और जो हम लोगों ने बनाई है उसमें हम लोग को 4 करना होगा। ये वाली हम लोगों ने बनाई है तो यहाँ पर चौथी इमेज यूज़ हुई है तो यहाँ को 4 करना होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 कर दिया, ये सबसे पहले। फिर देखो यहाँ पर 0, फिर दूसरे में 1, तीसरे में 2, अब चौथी इमेज जो हम लोग आए हैं यहाँ पे लेके तो यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 इस तरीके अगर आपने किया तो इससे क्या होगा बेसिकली कि आपने मान लो अगर और इमेजेस सेलेक्ट की तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके आप बना सकते हो। ये हो गई भैया, यहाँ तक तो सब क्लियर है। और देख लेते हैं यहाँ पे कहीं कोई चेंजमेंट करना हो हम लोग को बेसिकली, तो मुझे नहीं लगता है कि और कहीं चेंजमेंट करना है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे देखते हैं कि एक चौथी इमेज के लिए भी बटन ऐड हो चुका है, ये लो, ठीक है। और अब हमारी बटन काम भी कर रही है अच्छे से, इस तरीके से हम लोग सारी बटन को 1 बाय 1 कर पा रहे हैं और चारों टैप्स आ चुके हैं चारों बटन पे जाने के लिए। तो आपको अगर इमेजेस ऐड करनी है आप इस कोड को तो कॉपी एंड पेस्ट करेंगे ही, कॉपी एंड पेस्ट करके उसमें इमेजेस ऐड करेंगे, पर ऊपर भी आना है इस बटन वाले कोड को भी एंड एक बार कॉपी करके पेस्ट करना है। उसमें आपको 2 चीज़ चेंज करनी है, एक तो यहाँ पे 0 1 2 3 जो लिखा है इसमें आपको बढ़ाते जाना है, दूसरा यहाँ पर जो क्लासेस दी गई हैं उनको आपको बढ़ाते जाना है। क्लियर, ये था कैरासोल, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने इसको एक बार भी प्रैक्टिस कर ली इस वीडियो देखने के बाद आप हमेशा के लिए इसको बना पाएंगे, कुछ भी कठिन नहीं है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैरासोल, समझिए क्लोज बटन, ये कुछ खास नहीं है पर बताता हूँ मैं आपको। कोई भी चीज़ है उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हो, इस तरीके क्रॉस का ऑप्शन बन के आता है, जैसे यहाँ पर बन के आ रहा है ऊपर टॉप पे, ठीक है। यही बटन बनाने के लिए आप इसको बना सकते हो, इसमें आप बस ये क्लास कॉपी करो एंड पेस्ट करो, आप बना सकते हो। डिसेबल स्टेट तो मुझे सबसे ही मतलब क्या है, डिसेबल सिर्फ लिख दो, डिसेबल्ड हो जाती है कोई चीज़, तो इसको कोई वो चीज़ नहीं है। डार्क वेरिएंट पे करना चाहते हो तो आप डार्क वेरिएंट वाला कोड कॉपी कर सकते हो। ये क्लोज बटन है, सिंपल है, अगर आपको कहीं यूज़ करना है कॉपी करो, पेस्ट करो, यूज़ कर लो, कुछ भी नहीं। इसमें बटन क्लोज यहाँ पे जो क्लास यूज़ करी गई है इससे ये क्लोजिंग बटन का बिहेवियर आया है। कोलैप्स पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोलैप्स क्या है, कोलैप्स भी कोई खास चीज़ नहीं पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले भैया थोड़ा सा नीचे आते हैं, टॉगल विथ कोलैप्स, ये आपने क्लिक किया, इसके नीचे एक पर्टिकुलर मैसेज आया। इस तरीके का अगर कोई आप सिस्टम या फीचर बनाना चाहते हैं कि क्लिक किया उसके नीचे एक मैसेज आ जाए, फिर क्लिक किया इसके नीचे एक मैसेज आ जाए, तो आप बना सकते हैं। कोड कॉपी करें, पेस्ट करें, आपको बस चेंजमेंट क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये जो पहला वाला है ये ऊपर जो शो हो रहा है ये चीज़ है, और जो ये वाला टेक्स्ट लिखा है ये क्या करता है, ये डिस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में आता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, नहीं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हर तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन्स पे आते हैं। ड्रॉप डाउन्स मेन्यू मैंने आपको बता रखा है वैसे तो, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ड्रॉप डाउन्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली इस तरीके से क्लिक करेंगे तो कुछ लिस्ट आइटम्स आ जाते हैं। इसमें आपको कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आपको आइटम बढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर बस ये लाइन को बढ़ा देना है, ठीक है। ये लिस्ट आइटम को बढ़ाओगे, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आइटम वाइज चीज़ों को ले सकते हो और यहाँ पर उनकी हेडिंग को मतलब उनके टाइटल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बहुत आराम से ऐसे भी बना सकते हो, HTML से भी बना सकते हो, मैंने HTML से भी बहुत बार बनाया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर लिंक वाइज भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है एंकर टैग यूज़ किया गया तो इसमें आप लिंक वाइज डाल सकते हो। क्लिक करके आप ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हो। ओके, समझ में आया। और क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ठीक है। कलरफुल ड्रॉप डाउन तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को बस बटन डेंजर इतना कलर का बस नाम रखना है, बटन प्राइमरी इस तरीके का नाम रखना है, बन जाएगा। कोड कॉपी पेस्ट करना है, यूज़ हो जाएगा। स्प्लिट बटन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब नाम ही अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है। जैसे यहाँ पे एक लाइन आ रही है तो लाइन के लिए इन्होंने HR यूज़ किया होगा। ओके, देखते हैं यही अगर इसी का कोड है तो इस किसके बाद आ रही है, ये आ रही समथिंग एल्स हेयर के बाद, तो इन्होंने यहाँ पे देखो यूज़ किया लिस्ट आइटम के अंदर HR टैग। HR टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टली लाइन बना देता है। देखने पे ही हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाती है अगर हमारी HTML स्ट्रॉन्ग है तो बेसिकली। ओके, लिस्ट ग्रुप पे आते हैं। लिस्ट ग्रुप में क्या है, मतलब कई आइटम्स जब होते हैं तो उसकी एक लिस्ट ग्रुप बना, मतलब ग्रुप बना दिया जाता है लिस्ट आइटम्स की। बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे आइटम्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम्स हैं। ओके, मॉडल भी यार अगर हम लोग देखें तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि मॉडल कुछ खास यूज़ होगा, ठीक है। हाउ टू वर्क इस तरीके से, मतलब जैसे कभी कभी कोई चीज़ सेव करते हो, सेव चेंजेस किया तो इस तरीके का मैसेज आता है सेव चेंजेस या फिर क्लोज, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बेसिकली ये होता है मॉडल। इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है, जो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यार ये कोड को कॉपी करते हैं एंड नीचे ले जाकर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट,
इसको भी हटाना पड़ेगा, कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है एक सेव चेंजेस करने का ऑप्शन, क्यों नहीं आया भैया, देखते हैं। ओके, डिव डायलॉग, डायलॉग के अंदर मोर टाइटल, ठीक है। क्लोज बटन, क्लोज बटन के बाद बॉडी टेक्स्ट एरिया। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं। पोजीशन डिस्प्ले करनी होगी तब आएगा, ठीक है। हैज़ बीन ओवर राइटेड इंक्लूडेड ऑन द, ओके। इन द अबाउट स्टैटिक एग्जाम्पल वी यूज H5 हेडिंग, ओके। और लॉन्च लाइव डेमो देखते हैं। लाइव डेमो में जैसे क्लिक किया, देखो इस तरीके का आ गया। ये मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करके चलता है, तभी मतलब जैसे बटन पे क्लिक किया देन वो शो हुआ। तो हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट यूज हुई हो नहीं सकता है, हुई है, देख सकते हो हुई है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करेंगे तब वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट से इंटीग्रेट करके चलती है। मान लो आप सेव चेंजेस कर रहे हो, तो कोई भी चेंजेस सेव करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट तो वेबसाइट के अंदर डालनी ही पड़ेगी, तब ये काम होगा। तो आप उसको लाइव दिखाने कोई फायदा नहीं, आप बस सीधे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लोज बटन है, आप उसको कलर को चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर, ठीक है। अगर आप ग्रे, मान लो ग्रे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी यूज़ हुआ होगा। अगर आप यहाँ पर प्राइमरी यूज़ कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। अगर आप डेंजर यूज़ कर सकते हैं तो वो अपना क्या कर सकते हैं, रेड हो जाएगा। इस तरीके से आता है। जैसे यहाँ पे बटन प्राइमरी यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ब्लू आ रहा है, सेकेंडरी यूज़ हुआ ग्रे आ रहा है। आप इसको रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक बार मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज करके रीओपन कर लेता हूँ, क्योंकि लाइव रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, बिना जावास्क्रिप्ट की ये वर्क ऐसे करेगा भी नहीं, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग कॉलम 7 अभी के लिए, जब कोई चीज़ वैसी यूज़ होगी तो हम लोग कर देंगे, ठीक। आते हैं बेसिकली सबसे पहले, आने के बाद में हम लोग यहाँ पे बाकी आइटम्स को देखते हैं। तो समझ में आया कि नहीं है, ये होता क्या है। ये समझो कि जब कोई चीज़ चेंजेस सेव करने होते तो क्लोज बटन एंड सेव चेंजेस होता है। ये बटन बन के आती है, बीच में मैसेज लिख के आता है, मैसेज आप चेंज कर सकते हो, ऊपर टाइटल चेंज कर सकते हो, बटन का कलर चेंज कर सकते हो, सभी बहुत ही पॉसिबल है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। अब आते हैं, देखो नैव बार लिखा है। नैव बार से पहले हम लोग नैव एंड टैब्स पे आते हैं, फिर नैव बार बताते हैं। नैव एंड टैब्स क्या है, सबसे पहले इस पर क्लिक किया, रिफ्रेश हो जाओ, एंड यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत सारे टैब्स मिलते हैं। ये तो सब नॉर्मल है, ये बेकार है। मैं आपको सबसे अच्छा वाला दिखाता हूँ जो सबसे नीचे हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे नीचे देखो इस तरीके के एक्टिव लिंक, ये भी उतना अच्छा नहीं है। मैं और दिखाता हूँ, सबसे नीचे जाएंगे तो हम लोग को अच्छा वाला टैब मिलेगा। और नीचे, इसके नीचे होना चाहिए जावास्क्रिप्ट बिहेवियर टैब्स। हाँ, ये देखो, जैसे होम है, प्रोफाइल है, प्रोफाइल से कॉन्टैक्ट पे गए। आप कभी यूट्यूब सेक्शन पे जाना, यूट्यूब पे आपको ये टैब्स मिल जाते हैं। जैसे एक आपको मेन होम टैब तो है, फिर वीडियो टैब, फिर लाइव स्ट्रीम टैब, फिर शॉर्ट टैब, कम्युनिटी टैब, अबाउट टैब, इस तरीके के टैब बने होते हैं। तो ये टैब अगर बनाना हो तो आप बना सकते हो। कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना है, कुछ भी अलग नहीं है। आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से टैब्स को, एंड उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि ये कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मान लो अगर हम मुझको कोई पर्टिकुलर आइटम ऐड करना है, तो ये लिस्ट वाइज ऐड हुए हैं, तो हमको एक पूरा कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और कॉपी करके एंड पेस्ट करेंगे, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस हमको उसके पैरामीटर्स जो क्लासेस होती हैं उनको चेंज करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्लासेस यूज़ हुई होती हैं, तो हम लोग को बस ये देखना है कि कहाँ कौन सी क्लासेस यूज़ हुई हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहीं पे, तो आप मेरे को बस जस्ट अ सेकंड दें, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा यहाँ पे मिलेगा। जैसे कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट लिखा है, अगर आप यहाँ पे एक और पेज बनाते हो, वहाँ पे अबाउट का मतलब बनाते हो टैब, ठीक है, तो अबाउट लिख देते हो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये डिसेबल्ड के लिए बना है तो यहाँ पे डिसेबल्ड की जगह आपको अबाउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और जैसे यहाँ पे डिसेबल टैब आईडी बनी, तो आपको अबाउट टैब नाम की आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चेंजमेंट होता है, और भी कई जगह चेंजमेंट होगा, रुकिए मैं देखता हूँ। ये हो गया अबाउट टैब के लिए, ओके। नए आइटम्स के लिए अबाउट टैब के लिए एक तो यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे आपको उस टैब का नाम लिखना है जो आप बनाओगे, मान लो अबाउट बना रहे हो तो अबाउट टैब, फिर और कहाँ चेंज करना है, फिर यहाँ पे चेंज करना है, 2 जगह दूसरी जगह चेंज हुआ है, और कितनी जगह चेंज करना है, ये देखो तीसरी जगह, 3 ये हो गए, और कितनी जगह यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे ये चौथी जगह, ठीक है। 4 जगह ऊपर चेंज करना है, और नीचे कहाँ कहाँ चेंज करना है। नीचे मान लो आप एक और डिप बनाओगे, ठीक है, एक डिप बना रहे हो, और उसके अंदर मान लो यहाँ पर कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो
यहाँ पे एक यहाँ पर आईडी के अंदर चेंज करना है, दूसरा आपको यहाँ पर चेंज करना है इसके अंदर। ये देखो प्रोफाइल टैब, कॉन्टैक्ट टैब, डिसेबल टैब, आप इसको अंदर लिख सकते हो। 2 जगह यहाँ पे चेंज करना है बेसिकली, ठीक है। कोड कॉपी एंड पेस्ट करके मैं अगर हो सके तो दिखाऊं, थोड़ा सही भी लग रहा है, यूज़फुल। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल V। और यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ क्या था कि ये लाइव सर्वर जो है वो लोड नहीं कर रहा था पेज को। हो सकता है बूटस्ट्रैप जो हम लोगों ने डाउनलोड करके यूज़ किया इस वजह से थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा हो। अगर हम लोग CDN का यूज़ करते तो हो सकता है कि वो तुरंत लोड हो जाता। बस यही चीज़ है, देखो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये टैब्स हैं, होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में, ठीक है। एक तो जो बैकग्राउंड है वो हमारा ब्लैक है, इस वजह से टैब्स काफ़ी मतलब अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं इन टैब्स के अंदर, सबसे पहले बेसिकली आप ये ध्यान दें, हम लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे अगर हमको टैब्स बढ़ाना है, मान लो मैंने जैसे बताया ये लिस्ट को हम लोगों ने कॉपी किया, कंट्रोल D किया। कंट्रोल D करने के बाद में आपको यहाँ पर चेंजमेंट करना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको आईडी ही जो पड़ी है डिसेबल टैब्स, यहाँ पर हमको मान लो जो भी टैब का आपको नाम रखना हो वो हटाओ, यहाँ पे रखना है मान लो अबाउट, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे अबाउट, ठीक है। और यार आज कुछ ज़्यादा ही कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है, अबाउट टैब, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिसेबल जहाँ लिखा है, ठीक है, ये इसको हटाते हैं। ये टारगेट है, टारगेट को भी चेंज करना होगा, अबाउट, ठीक है। ध्यान रखना स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो, ठीक है। अबाउट के बाद अब यहाँ पे टाइप बटन, रोल टैब और यहाँ पे डिसेबल्ड, यहाँ पे भी अबाउट। तो देख लो यहाँ पे 4 जगह चेंजमेंट होगा, 3 तो ये हो गए, इसको मिला के 3, और चौथा हम लोग कहाँ करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे चेंज करेंगे। जहाँ पे डिसेबल्ड लिखा है यहाँ पे अबाउट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इतना हो चुका। हम लोग नीचे आते हैं, नीचे पे भी हमको 2 जगह चेंजमेंट करने ही पड़ेंगे। तो नीचे चेंजमेंट करने के लिए क्या है, 3 बने हैं, एक डिव और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डिव और बनाते हैं, ये कंट्रोल D करके शॉर्टकट लगाया हुआ है तो बन गया। अब यहाँ पर यहाँ डिसेबल टैब लगा है, यहाँ पे अबाउट लिख दो भैया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो, अबाउट, ठीक है। यहाँ पे अबाउट लिख दो, ओके। और यहाँ पे कहाँ चेंजमेंट करना है इसको, इसी तरीके हम लोग ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमको डिसेबल्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अबाउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, अबाउट कर देंगे, 1 सेकेंड देना, अबाउट कर देंगे, ओके। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश करने पे इसने अभी तक वो टैब ऐड नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया, ऐड तो करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज VS कोड ही कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है। जबकि कुछ नहीं, तो मैंने यहाँ पे अबाउट टैब ऐड किया, यहाँ पे एक मैंने डिव को ऐड किया, डिव को ऐड करने के बाद में यहाँ पर अबाउट टैब ऐड किया, और मुझको पर्सनली ये लग रहा है कि ये तो बूटस्ट्रैप को मुझे गड़बड़ी है या तो VS कोड ही कुछ गड़बड़ी कर रहा है। फिर ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं अगेन, ओके। देखने वाली बात है कि क्यों नहीं ऐड किया। सबसे पहले आते हैं कोड में ही चेक करते हैं, कोड में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट वाइज सारी चीज़ें जैसे थी वैसे ही हैं। देखो यहाँ पे एक नई लिस्ट ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जो डिव ऐड की है यहाँ पर भी वो ऐड हो गई है। चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही। कोड के अंदर तो नहीं आ रही, 100% है ये, ओके। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स निकली। एक तो पहला कि जो बूटस्ट्रैप थी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो मुझे एक बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ा। एंड दूसरा यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे आपने देखा कि ये इसके अंदर एक डिसेबल टैब भी है। मैं आपको बूटस्ट्रैप पे भी लेके चलता हूँ, देखो एक डिसेबल्ड है। तो हम लोगों ने लास्ट वाला जो कॉपी किया है लिस्ट, ये डिसेबल्ड की है। तो डिसेबल्ड की कॉपी करने के रीज़न से ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे बनी तो है लिंक, पर ये भी डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट यूज़ हुआ इसके अंदर इसलिए, ठीक है। और मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इसके अंदर पक्का डिसेबल्ड कहीं लिखा हुआ था, इस वजह से ये वर्क एज जैसे हम लोग सोच रहे थे उस हिसाब से ये नहीं कर रही है। और पक्का ये चीज़ है, मैं देखता हूँ अभी भी डिसेबल्ड कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, ये देखो, ठीक। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हम लोग को करना कुछ नहीं है। यहाँ पे इस लाइन को हटाएंगे, ठीक है। इसको हटाया, मैं डिसेबल्ड को भी लाइन को हटाना चाहूँगा, डिसेबल्ड भी मेरे कोई काम का नहीं है, डिसेबल्ड भी हटाया। अब मैं कॉपी किसको करूँगा, कॉन्टैक्ट वाली, क्योंकि कॉन्टैक्ट तक का जो चीज़ थी CSS प्रॉपर अप्लाई हो रही थी। और बस यहाँ पर चेंजमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर चेंजमेंट करने वाला हूँ,
क्योंकि अगर आप लास्ट टैब को कॉपी करते हैं, हमेशा ध्यान रखें लास्ट वाला अगर डिसेबल्ड है तो उसकी सारी CSS नीचे कॉपी हो जाएगी एंड आपका भी टैब डिसेबल्ड में ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंजमेंट करना है, यहाँ पे भी चेंजमेंट करते हैं ABOUT अबाउट एंड बस क्लासेस ही बदलनी, बाकी तो मेरे को यहाँ पे कुछ करना नहीं, नीचे सारी चीज़ें तो प्रॉपर मैंने कर ही दी हैं, ठीक है। अबाउट, ठीक। और कहाँ कहाँ चेंजमेंट करना है, लास्ट में यहाँ पे कॉन्टेक्ट जहाँ लिखा है यहाँ पे चेंजमेंट करना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब ये रिजल्ट प्रॉपर दिखा रहा होगा, देखो होम, प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट, अबाउट, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है कि आपने बस कॉपी करते समय चीज़ें सही कर रखी हूँ। अगर आपने वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ कर रखी होंगी तो वो अक्सर वहाँ पे गड़बड़ी दिखाता है। और देखो यहाँ पे लाइव सर्वर ने भी गड़बड़ी की, जब मैंने रिफ्रेश किया तब ये ब्लू कलर का आता है, अन्यथा नहीं आता है। ओके, अच्छा ये CSS पे डिपेंड कर रहा है। और बैकग्राउंड डार्क करके देखते हैं कैसा लग रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड डार्क करने के लिए हम लोग को ऊपर आना होगा, रो जहाँ पे है, रो के अंदर आपको BG डार्क लिखना होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, जब आप बनाएं तो आप भी ऐसे करके देखें। ओके, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। तो डार्क कलर में मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो आप ये समझ पाए ये टैब्स थे। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी क्लास चेंज करनी होगी, आप नाम कैसे चेंज कर सकते हो टैब्स का, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई जनाब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नैब एंड टैब समझ चुके हैं, नैब बार पे हम लोग आते हैं और नैब बार को समझते हैं कि नैब बार किस तरीके काम करेगा जनाब। तो यहाँ पर आए नैब बार के अंदर, नैब बार में सबसे पहले ये जो नैब बार है, ठीक है, यही मुझे ठीक लग रहा है, इसी को कॉपी करते हैं। इसे किया कॉपी करने के बाद इसको हम लोग को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि बेसिकली ये यूज़ होता है हर वेबसाइट के अंदर। नैब बार आपको 100% चांस है मिलेगा, क्योंकि नैब बार ही सारे पेजेस तक आपको पहुंचाने का काम करता है। कंट्रोल V किया, कंट्रोल V करने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का नैब बार आया है। ओके, अभी ये इस टाइप का नैब बार आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले इसको देखो नीचे आओ, और वो अभी आपको प्रॉपर नैब बार इसलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो min.css लिखा है, यहाँ पे थोड़ा min.js सॉरी, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें कर क्या देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप bundle.js इसको लगा दो, ठीक है। bundle.js क्या है कि मतलब इसमें आपको प्रॉपर जावास्क्रिप्ट के सारे बंडल्स एक्टिव मिलते हैं, ठीक है। मैंने min.js लगवाया था, वो भी सही वर्क करेगी, पर अगर नहीं वर्क करती तो आप bundle.js लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आप देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट में कि अभी भी वैसे ही आ रहा है या सही आ रहा है। ओके, अभी सही आ चुका है यहाँ पे। अब देखो ये हमारा नैब बार है, जहाँ पर इधर नैब बार एक आपको टाइटल मिल रहा है। टाइटल एक तरीके से ये समझो लोगो की जगह पे, यहाँ आप लोगो लगा सकते हो या फिर अपना नाम लिख सकते हो। फिर यहाँ होम, लिंक, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है और ये डिसेबल्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर लोगो वगैरह कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे ऊपर थोड़ा, यहीं पे आप देखो ये नैब बार की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। इस डिव के अंदर कंटेनर डिव है ये, ठीक है। इसी के अंदर आप देखो ये नैब बार यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हटाकर आप, जैसे मेरे चैनल का क्या नाम है उस हिसाब से मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डूम कोडिंग, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, डूम कोडिंग, ये मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डूम कोडिंग लिख के आ रहा है, इस तरीके आप लगा सकते हो। बट मान लो आपको कोई लोगो लगाना है इमेज के रूप में, तो क्या कर सकते हो, इसी के अंदर एक इमेज टैग बना लो, ठीक है। इमेज टैग मैंने ये बनाया, एंटर दबाया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपके पास जो इमेज पड़ी हो उसका नाम डाल दो। अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो पहले फोल्डर का नाम डालो, फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, फिर उसका नाम डालो। पर मेरा डायरेक्टली है तो मैं यहाँ पे logo.png नाम से एक इमेज पड़ी है, मैंने लगा दी। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपको पता ही क्या डालना होता है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा साइज आ रहा है, जो कि जाहिर सी बात है इमेज का साइज बड़ा ही है, छोटा तो है नहीं। आइकन का साइज छोटा होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विथ लगा देंगे इसी के अंदर। तो यहाँ पे लगा देते हैं विथ, WIDTH विथ में 50 रखते हैं, ठीक है, 50। ओके, 60 नहीं 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पे देखो एक लोगो बन के आ चुका है, आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो सबसे पहले ये सीख लिया कि नैब बार कैसे लगाते हैं, फिर हम लोगों ने सीख लिया कि लोगो उसके अंदर कैसे लगाते हैं। अब हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो हम लोग रिमूव, जो यहाँ पे आइटम्स बने हैं उनको पर्सनली रिमूव करना सीखेंगे कि मान लो कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हटाएं कैसे। सबसे पहले डिसेबल्ड वाला जो है ये बहुत बेकार है। डिसेबल्ड का मतलब क्या है, या तो वो चीज़ हो ना, और हो तो फिर वो चलनी चाहिए, यूज़ में आनी चाहिए। डिसेबल्ड रख के कोई फायदा नहीं, तो उसको हटाना चाहिए मुझको।
मैं यहाँ पे आऊँगा, नीचे आऊँगा, नीचे आने पे ही थोड़ा भाई देखो जिसको HTML आती है उसके लिए बूट स्ट्रैप बहुत ही सरल है, HTML की तरीके बूट स्ट्रैप लिखी जाती है, बट लॉजिक CSS का होता है। जिसको CSS आएगा वो लॉजिक बहुत बढ़िया बना लेगा कि कौन सी क्लास से क्या इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर देखो ये डिसेबल्ड है, तो ये पूरा हम लोग लिस्ट आइटम ये पूरी एक LI ही हटाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप एंकर हटा दो, एंकर हटाने का मतलब क्या है, तो फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर डालो, हम पूरा LI हटाएंगे यहाँ से। तो ये मैंने एक LI हटा दिया, ठीक। चलो भैया ये एक LI हट गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये एक ऑप्शन हट गया। अब ऑप्शन ऐड करना सीखेंगे भैया, हटाया है तो ऐड भी करना है। तो जैसे थोड़ा ऊपर जाते हो, यहाँ लिस्ट आइटम देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक तो आपको होम मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये होम का हो गया, स्पेस लगा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये आपका किसका हो गया, लिंक जो बना है उसके लिए, पर और आपको बनाने हो, ठीक है। तो इसी को कर लो कंट्रोल D, मतलब कंट्रोल D आपका तो काम नहीं करेगा, आप कंट्रोल C मतलब कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल D मेरा शॉर्टकट है तो मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया। अब ये कॉपी होकर जो आया है इसमें आपको नाम को चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे लिंक है, मान लो मैं अबाउट अस बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अबाउट अस, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से, ये ABOUT अबाउट अस, इस तरीके से। अब यहाँ पे जनाब आपके पास अबाउट अस आ चुका है, लिंक आ चुका है। और अगर इसी तरीके आप ऐड करना चाहे तो ऑप्शंस मन है आपका, आप जितने मन हो आप ऐड करें। कंट्रोल D किया, मान लो मुझे कॉन्टैक्ट अस भी बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट अस का बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कुछ कैपिटल में इस तरीके, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। ड्रॉप डाउन में क्या है कि अगर यहाँ पे आइटम वाइज है चीज़ें, अगर आप आइटम बढ़ाना चाहते हो ड्रॉप डाउन के अंदर तो बढ़ा सकते हैं। अभी देखो 3 चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले नीचे आएंगे तो ड्रॉप डाउन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर से, LI के अंदर से, ठीक है। और ये उसके अंदर क्या है, एंकर टैग 2 पड़े हुए हैं, ठीक है। 2 एंकर टैग क्या कर रहे हैं, बटन का काम एक तरीके से मान के चलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये ड्रॉप डाउन लिख के आ रहा है, तो ये एक बटन है ड्रॉप डाउन खोलने की, ठीक है। अब क्या उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये मेन्यू के अंदर सारे लिस्ट आइटम्स हैं। तो ये UL के अंदर LI है और ये जो LI है ये बाहर है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर है, ये एक अलग पर्सनल लिस्ट आइटम है। तो अगर हमको मान लो और कुछ चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें हैं, एक ये हो गया, एक आपका ये तो HR हो गया लाइन खींचने के लिए, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। अभी 3 आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइन कौन सी मैंने बोली भैया, कौन सी लाइन खींचने के लिए, ये देखो बीच में एक लाइन पतली सी दिख रही है, HR टैग की मदद से आ रही है इस जगह पे, ठीक है। तो आइटम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, इसी को कॉपी करके इस तरीके से एक और लाइन बढ़ा ली। अब यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कुछ नहीं करके, ज़्यादा तो नहीं कुछ बढ़ाना है, पर ये मान लो लर्न कोडिंग, ठीक है, लर्न कोडिंग डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन के अंदर एक ऑप्शन बढ़ गया, लर्न कोडिंग। अब एक चीज़ और अच्छी सी बताना चाहूँगा कि अगर मान लो जैसे कि आपने क्या किया, ड्रॉप डाउन बनाया, ड्रॉप डाउन में आप एक और ड्रॉप डाउन पूरा बनाना चाहते हो तो आप पूरा ड्रॉप डाउन भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ से कॉपी होगा यहाँ पे इस जगह तक का इतना, ठीक है। और कंट्रोल D करके हम लोग ने बढ़ा लिया, और बीच में मैं स्पेस लगाऊंगा जिससे पता चलेगा कि डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। देखो अब 2 ड्रॉप डाउन आ गए, एक ये, इस तरीके आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो पूरा, ठीक है। तो ये आप आइटम ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। फिलहाल 2 ड्रॉप डाउन रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, ओके। देखो चीज़ें वही रखी जाती हैं जो हमारे यूज़ के लिए हों। मान लो अब 10 चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दूँ जिनका कोई यूज़ नहीं है, तो फालतू का कोड लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताऊंगा, जैसे अभी ये है, ये आपका रिस्पॉन्सिव नैप बार है। मैं जैसे जैसे इसका साइज़ छोटा करूँगा, आप देखना, ये मैंने साइज़ छोटा किया और ये देखिए यहाँ पर हैमबर्गर आ गया। हैमबर्गर क्या है, इससे सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए, होम, लिंक, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ड्रॉप डाउन मेन्यू खोला तो ये चीज़ें आ गई, सर्च बार तो मिलते ही है, तो इस तरीके से चीज़ें आ गई, ओके। अगर हम लोग कोड के अंदर चलते हैं, कोड के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ तक तो UL था, UL मतलब जो आइटम्स आप नैप बार के अंदर रख रहे थे वो यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद आपको फॉर्म टैग मिलता है, फॉर्म टैग के ही अंदर आपको सर्च बार, इनपुट टैग के अंदर सर्च बार मिल जाता है जिससे आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हो। ये बटन कौन सी है, सबमिट बटन है। जब आप कोई चीज़ सर्च करने के लिए, मान लो आपने यूट्यूब लिखा, सबमिट दबाओगे तभी वो चीज़ सर्च होगी, वो वाली बटन है। ये आपका पूरा नैप बार का कोड था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नैप बार किस तरीके काम करता है और बहुत ही आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को होने ही वाली नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, एंड यहाँ पर और कुछ चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, बेशक यहाँ पे हट गई है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ये मान के चले काफ़ी सारे कंपोनेंट्स तो हम लोग जान चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे
वो सब हम लोग नैव बार, नैव एंड टैब्स ये सब जान चुके हैं। अब आते हैं ऑफ कैनवस पे। ऑफ कैनवस क्या है? ये है, मान लो जैसे कि आप राइट साइड से, मान लो यहाँ पे लाइव डिव दिखाता हूँ, लाइव डिव नहीं लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये देखो जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो राइट साइड से एक डिव निकल के आ रही है। वो डिव बेसिकली क्या कर रही है कि इसमें आप कुछ भी कंटेंट रख सकते हो, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, इस तरीके की चीज़ें भी आप बना सकते हो। ये है ऑफ कैनवस। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए तो आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका कोड मिल जाएगा, सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कोड एडिटर पेस्ट कर देना है। कंटेंट चेंज यहाँ से होगा, ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये सब कंटेंट के लिए है, आप कंटेंट चेंज कर सकते हो बहुत ही ईजिली। आप कंटेंट डाल भी सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, लिंक विद एचआरएफ। ये तो ऊपर टैग का है, ये बटन का है, ये जो बटन दिख रही है ये इनका है, दोनों का, ठीक है, एक ये। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब क्या करते हैं, ऑफ कैनवस समझ में आया। पेजिनेशन। पेजिनेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं या ब्लॉग वेबसाइट पे जाएं तो नीचे आपको कुछ इस तरीके की पेजिनेशन मिले। मान लो अगर आप फर्स्ट पेज पे हो तो आप सेकंड पे जा सकते हो, फिर थर्ड पे जा सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट करके और आगे बढ़ सकते हो, प्रीवियस करके उसके पहले वाले पेज पे आ सकते हो। मान लो थर्ड पे हो, प्रीवियस पे किया तो आप सेकंड पे आ जाओगे। इस तरीके के पेजिनेशन आपको अक्सर ब्लॉग वेबसाइट पे, आपको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और कुछ और अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, उन पे भी मिलता है अगर आप थोड़ा होशियार हो तो। पर ऐसी वेबसाइट्स का यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि ऐसी वेबसाइट पे यूज़ होता है। तो ये पेजिनेशन करने के लिए क्या है, जब आपके पास मल्टीपल पेजेस वेबसाइट हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, लाइक अलग अलग, एक में आप प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, एक में आप कार्ट के अंदर डाल रहे होते हैं, परचेसिंग का अलग पेज होता है, तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है, जनरली यूज़ नहीं होगा। अब बूटस्ट्रैप वालों ने हमारी हेल्प के लिए सब चीज़ों को कोड देखो रेडी रखा है, बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। कॉपी एंड पेस्ट के साथ बस ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो जैसे मुझे आइटम बढ़ाना है तो ये लिस्ट को कॉपी किया, बढ़ा देंगे। कुछ भी डेटा चेंज करना है, जैसे यहाँ प्रीवियस लिखा है, मैं प्रीवियस की बजाय कुछ भी लिख सकता हूँ, बैक लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 है, मैं आगे नंबर और बढ़ा सकता हूँ, नेक्स्ट को कुछ और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली धीरे धीरे आती हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारा कोड वही चीज़ का है। देखो इसमें यहाँ पे एरो आ गया है, ठीक है, जहाँ पर वहाँ पे प्रीवियस और बैक लिखा था, वैसे प्रीवियस और नेक्स्ट लिखा था, वैसे ही यहाँ पर एरो आ गया है। तो सब चीज़ें वही हैं, टाइप्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनमें देखो कलर का थोड़ा सा अलग इफेक्ट है, ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं। अब आते हैं प्लेस होल्डर्स पे। प्लेस होल्डर्स क्या हैं जनाब, थोड़ा नीचे आएंगे। जब आप कोई चीज़ लोड हो रही होती है तो आपने ध्यान दिया होगा कुछ इस तरीके से लोडिंग तो दिखाई देता है और ऐसे ग्लो करता है। तो ग्लो करने के लिए ये आपको पेजिनेशन मिलता है, कोड तो यहाँ अवेलेबल ही है, ठीक है, बट क्लास समझो डॉट प्लेस होल्डर क्लास होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, ग्लो करती हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें ग्लो कर रही हैं, तो ये आप डाल सकते हो। कभी कभी चीज़ों का यूज़ होता है पर जनरली यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर के साथ आप ये भी डाल सकते हो कि क्या साइज़ रखना है, कॉलम 6 रखना है, या फिर उसके अंदर भी आप डाल सकते हो कि कॉलम 7, कॉलम 4, ये आपकी चौड़ाई होती है बेसिकली, ठीक है। कॉलम क्या डिसाइड कर रहा है कि कितने कॉलम्स को आप एक साथ मर्ज कर रहे हैं, जितने कॉलम्स होंगे उतनी चौड़ी चीज़ होगी, ठीक है। प्लेस होल्डर ग्लो क्या है, एक तरीके की आपकी क्लास है जो क्या करती है, इस तरीके से एनिमेशन को प्रोवाइड कराती है, इसमें एनिमेशन दिख रहा है वो चीज़ प्रोवाइड कराती है, ओके, समझ में आया। पॉप ओवर्स पे आते हैं। पॉप ओवर्स भैया बता देता हूँ आपको क्या है, वैसे ये सब चीज़ें कोई खास है नहीं। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो इसके बारे में डिटेल निकल के आई है, ठीक है। तो कोई भी बटन को क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल आप जान सकते हो, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके क्लिक कर रहे हो तो ये आपकी डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके चाहते हो तो आप बस कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पर ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम यूज़ होगा। अभी हम लोग इसके बाद जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जनाब, तो वहाँ पर अधिकतर चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं सबका यूज़ करके मैं आपको दिखा दूंगा, तो जो थोड़ा बहुत अभी डाउट होगा भी वो भी समझ में आ जाएगा। प्रोग्रेस बार एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे क्या होता है हम लोग प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं कि पर्टिकुलर चीज़, जैसे कोई अपलोडिंग पे आप कोई चीज़ लगाते हो तो उसमें प्रोग्रेस दिखाई देती है कि भैया 50% अपलोड है, 25% अपलोड है, 75 एंड 100%, इस तरीके से। तब क्या है, तब आप इनका यूज़ कर सकते हो। बूटस्ट्रैप से आपको कॉपी करना है, देखो विथ यहाँ पे 0%, फिर 25, फिर 50, 75 एंड 100, ठीक है। और आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए इसके लिए, तभी आप लाइव प्रोसेसिंग दिखा पाएंगे। तो वो जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके की चीज़ें काम करती हैं। फिलहाल प्रोग्रेस बार एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर मल्टीपल कलर्स के साथ आपको मिल जाता है, ठीक है, एनिमेशंस के साथ मिल जाता है, विथ देखो यहाँ पे 100%, 75% लिखा हुआ भी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते करते इनको समझ लेंगे बेसिकली, ठीक है। स्ट्रिप लाइन में देखो ये है, ठीक है, स्ट्रिप लाइन में है तो अलग अलग तरीके से यहाँ मिल जाता है। एनिमेशन स्ट्रिप देखो, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये भर रहा है एनिमेशन स्ट्रिप,
तो ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें, इनका यूज़ हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट को पढ़ते समय। स्क्रॉल स्पाई, अब पहले लोग पूछें भैया जावास्क्रिप्ट कब पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप कोर्स कंप्लीट होने दो, उसके बाद सी लैंग्वेज के कोर्स के वीडियोस बचे हुए उनको डाल के जावास्क्रिप्ट कोर्स स्टार्ट कर देंगे। अगर सी लैंग्वेज तब भी बची होगी तो उसको हम लोग ऐसा मतलब जावास्क्रिप्ट 3-4 वीडियो आएगी, फिर सी लैंग्वेज की आएगी, फिर जावास्क्रिप्ट की, इस तरीके दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वो मेरी टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सीरीज वाइज स्ट्रक्चर वाइज ही सब चीज़ें मिलेंगी, परेशान मत हो। कहीं कोई डाउट हुआ करें इंस्टाग्राम पे आके पूछ लिया करो कि भैया फलाना कोर्स कहाँ है, उसके नोट्स कहाँ है, जैसा पूछ सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल स्पाई, ओके, स्क्रॉल स्पाई क्या है, हाँ जैसे आप मान लो करते क्या हो, एक ही पेज की वेबसाइट है, जब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक ही पेज की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उस पेज में काफ़ी सारा कंटेंट होता है जो अलग अलग सेक्शन वाइज बटा हुआ होता है, ठीक है। एक वेबसाइट पेज की वेबसाइट है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शन वाइज हम लोग ने कंटेंट बांट रखा है। तो अब हम लोग को मान लो जैसे बड़ा सा पेज है तो हम लोग फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे जाना, सेकंड पे क्लिक कर दिया ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, फिर जैसे यहाँ पे थर्ड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक पहुंच गए, फोर्थ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक पहुंच गए, फिफ्थ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक पहुंच गए। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, इसी बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीज़ यूज़ हुई है। आप ये आइकन वाले सेक्शन पे क्लिक करो, आइकन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में अब इसको ओपन हो गया ये, ठीक है। अब क्या है, मान लो जैसे आपको नीचे जाना है तो ये इंस्टॉल वाला जो सिस्टम है ये नीचे है, इसी के नीचे, मतलब जब काफ़ी स्क्रॉल करोगे तब पहुँचोगे। तो स्क्रॉल करने के बजाय सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक किया, देखो इस तरीके आगे नीचे, ये चीज़ के लिए वो बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने लाइव आपको डेमो इसी के अंदर ही दिखा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब काफ़ी लंबा मान लो लोगों को स्क्रॉल ना करना पड़े तो उनके लिए ये चीज़ें बना दी जाती हैं कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। स्पिनर्स क्या है भैया, स्पिनर्स आप लोडिंग प्रोसेस के लिए एक सर्कल घूमता रहता है, ये चीज़ दिखाने के लिए आप स्पिनर्स लगा सकते हो। बूटस्ट्रैप से भी बना सकते हो, CSS और HTML का यूज़ करके भी बना सकते हो। मैंने इसका एक प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखो क्या है कि यहाँ पे डिव टैग के अंदर इन्होंने स्पेन टैग का यूज़ किया है, हम लोगों ने डिव टैग का ही यूज़ किया है, और वहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर कलर का यूज़ करके बनाया है। बाकी चीज़ें यहाँ पे भी अच्छी हैं, आप इस तरीके के और मल्टीपल टाइप के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। एंड ग्लोइंग स्पिनर यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके जो टिप 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 करके एनिमेशन आ रहा है ये कर सकते हैं। और यहाँ पे टोस्ट, अब टोस्ट क्या है देख लेते हैं, नई नई चीज़ें आया करती हैं। ओके, अच्छा हाँ समझ गए। ये होता क्या है, जैसे अभी मैं आपको लाइव अच्छा दिखाता हूँ टोस्ट का यूज़ करके। देखो अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी नीचे देखना स्नैपचैट की नोटिफिकेशन आएगी आपको, मैं अपने मोबाइल से करता हूँ, और अभी देखना स्नैपचैट की नोटिफिकेशन आएगी। मेरे को बस 1 सेकंड आप दीजिए, मैं अपने मोबाइल में इंटरनेट ओपन करता हूँ। नीचे देखना, ये देखो 1 सेकंड, ये आई नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है यही आपका टोस्ट है। ओके, क्या है, यही आपका टोस्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए भैया अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे की चीज़ें। तो टोस्ट ये नोटिफिकेशन जो नीचे आई थी कॉर्नर पे, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही सो लाइव टोस्ट, देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई 11 मिनट पहले, यहाँ पे ऐसे नाम लिख के आया था ऑनलाइन है और पर्टिकुलर मैसेज। तो ये अभी मैंने आपको स्नैपचैट की नोटिफिकेशन दिखाई थी, सेम वही चीज़ है। अगर ये आप बनाना चाहते हो बस इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है, देन आपको उसका यूज़ कर सकते हो। क्लासेस में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत डिजाइनिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, जैसे प्राइमरी के बजाय आप डेंजर करके कलर चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट ध्यान देना कि जो भी क्लास आप यूज़ कर रहे हो उसको आप रीनेम करते समय सही से यूज़ करें। बटन क्लोज है तो आप बटन क्लोज का मतलब उसको काटने के लिए होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी यहाँ पे रेड बटन आ रही है क्रॉस का, ऐसी बटन उठती है, ठीक है। टूल टिप्स ये सबसे बेकार ऑप्शन है, मतलब कोई यूज़ भी नहीं है, सिर्फ दे दिया गया है, कुछ ऐसा खास है नहीं। टूल टिप्स जैसा ही अभी मैंने एक चीज़ आपको ऊपर दिखाई भी थी, चलिए फिर दिखा देता हूँ। अभी पहले क्या हो रहा था कि आप बटन दबाने पे कोई चीज़ की डिटेल जान पा रहे थे, अब सिर्फ होवर करें तो उसकी डिटेल जान सकते हैं, ये टूल टिप्स है। ऐसी ही एक चीज़ ऊपर मैंने दिखा भी चुका हूँ, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो फिलहाल हम लोग समझ चुके हैं कंपोनेंट्स के बारे में, जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैंने सारे समझा दिए, बट इन कंपोनेंट में जितने इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने कोड करके दिखाया है, उनकी क्लासेस का यूज़ करके। उनमें थोड़ा सा ये बताया कि चेंजमेंट कैसे करना है, जैसे मैंने नैव बार को चेंज करके दिखाया, कार्ड के अंदर चेंजमेंट करके दिखाया, कैरोसेल को दिखाया, आपको अकोमोडेशन को दिखाया, ठीक है, ड्रॉप डाउन्स के बारे में दिखाया, ठीक है, नैव एंड टैब्स में दिखाया। ये सब चीज़ें मैंने दिखाई जो जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो दिया तो बहुत कुछ होता है, तो सब चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। हाँ, पर इनमें से 60 to 80% चीज़ें अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे इस वीडियो के बाद, जो अभी डे 4 है, डे 5 की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, वहाँ पर जनाब हम लोग एक एक चीज़ों को सामने से बैठकर यूज़ करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं और हमारा टाइम कैसे बच सकता है बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। अब मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटी क्लासेस के बारे में इसी वीडियो के अंदर।
हो सकता है वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं कोर्स को ज़्यादा नहीं घसीटना चाहता हूँ। जितनी वीडियो हो सकती है जल्दी जल्दी लंबी लंबी वीडियो अगर होगी, आप पढ़ भी अच्छे से पाएंगे और आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यूटिलिटी क्लासेस क्या होती हैं? यूटिलिटी क्लासेस में हम लोग बोल सकते हैं सहायक क्लासेस। सहायक क्लासेस जैसे मान लो हमको किसी चीज़ में कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बॉर्डर देना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ये सब सहायक क्लासेस होती हैं। सबसे पहले यूटिलिटी क्लासेस में हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं। अभी तक हमने बैकग्राउंड को बहुत बार यूज़ किया है, आपको आ भी चुका है, पर फिर भी बताता हूँ। बैकग्राउंड में किसी भी जगह कलर देना है तो आपको सबसे पहले डॉट मतलब सिर्फ बीजी लिखना है और डैश प्राइमरी, फिर आप प्राइमरी सबटेल करके उसका एक सबटेल कलर है, ठीक है। आप सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं, सक्सेल यूज़ कर सकते हैं, डेंजर, वार्निंग में आपका येलो होता है, इन्फो में आपका लाइट ब्लू मतलब स्काई ब्लू होता है, और लाइट में आपका बिल्कुल वाइट कलर होता है, डार्क में बिल्कुल ब्लैक कलर होता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बीजी डार्क यूज़ कर दें, मेरे पास नैब बार में बीजी डार्क क्लास है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा, क्या हो सकता है। नैब बार के अंदर ही यूज़ करना होगा। तो इसको क्लास के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो क्लास होती है नैब बार। देखो पर्सनली याद किसी को नहीं रहता है, हल्का हल्का ध्यान रहता है, तो हम लोग यूज़ करके देखते हैं, अगर कुछ होता है तो चेक कर लेंगे। नैब बार डार्क और बीजी डार्क दोनों करना होता है, तब जाके वो चीज़ें डार्क में कन्वर्ट होती हैं, DRK डार्क, ठीक है। देखते हैं कन्वर्ट हुई या फिर नहीं हुई। हाँ हो गई हैं, बट नैब बार डार्क हो गई पर बीजी डार्क क्यों नहीं हुआ? बैकग्राउंड डार्क हो जाना चाहिए। ओके बीजी डार्क, चलिए एक सेकंड देखते हैं। बैकग्राउंड डार्क, अच्छा हाँ नैब के अंदर हम लोग ने लगाया है, शायद इस वजह से है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम लोग को आना है, क्या कहते हैं, इस पे नैब बार पे। तो देखिए सीधी सा बात है, चीज़ों को यूज़ कर करके ही सीखा जाता है। आपकी यहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं ये इसीलिए दी गई हैं कि आप इनमें आएँ, इनको देखें, इनको समझें। नैब बार के अंदर जैसे मैंने इमेज लगाना बताया था, यहाँ पर जैसे ये इमेज लगी बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बता रखा है, जो मैंने आपको करके दिखाया वही इन्होंने बताया था नैब बार के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे बस वो डार्क कलर वाली एक क्लास देखनी है जो कि बता रही थी कि डार्क कैसे करते हैं। वो बस देख के एक बार हम चेक करना चाहते हैं कि डार्क कलर इसमें कैसा लगेगा। थोड़ा सा बस आप टाइम दें। टेक्स्ट का हो गया, नैब बार वर्सेस टेक्स्ट, कलर स्कीम, ओके ये डार्क का हो गया ये, ओके बॉटम डार्क, ठीक है। बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए, कंटेनर, ओके। ये देखो इसमें एक क्या चीज़ होती है मैं आपको बता दूँ, फिक्स टॉप, मतलब अगर आप नैब बार को ऊपर रखना चाहते हो तो फिक्स टॉप आप क्लास लगा दें। अन्यथा अगर आप नैब बार को ऐसे जनरली नीचे नहीं रखा जाता है, पर अगर आप फिक्स बॉटम लगाते हैं तो वो नीचे आकर चिपक जाएगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। स्क्रॉलिंग हो गई, रिस्पॉन्सिव तो मैंने बता ही दिया होता है, टॉगलर, ये सब चीज़ें कोई इतनी खास है नहीं, ओके। एक्सटर्नल कंटेंट आप डाल सकते हैं, ऑफ कैनवास। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन शायद ऊपर ही है, वहीं पे देखना पड़ेगा। बीजी डार्क करके क्लास जो होती है उसको यूज़ कहाँ पे करना है, हम लोग को ये चीज़ चेक करनी है। मुद्दा यही है हम लोगों का। स्क्रॉलिंग, प्लेसमेंट, नैब बार, कंटेंट्स, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं। डाटाबेस थीम इक्वल टू डार्क, एक ये क्लास हो गई। अच्छा हाँ न्यू डार्क, अच्छा नैब वर्जन 5.3, ओके। नैब बार इन फेवर, अच्छा ये चीज़ देखो यहाँ पे जो मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ उसको चेंज कर दिया गया है, मतलब इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ओके। तभी ये चीज़ नहीं वर्क कर रही है, एंड इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले इस पूरी क्लास को कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, या फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक का कॉपी ही करना पड़ेगा। Ctrl+C कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पर। देखो अलग अलग वर्जन में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो ये था ये पहले के वर्जन में था, अभी कुछ दिन पहले जो वर्जन था उसमें था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने में करते हैं पेस्ट, एंड अब देखते हैं। आई होप ये हो गया होगा, अभी भी नहीं हुआ। चलिए इसको चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं, ओके ये कॉपी करना है, इसको डालना है, ओके। ये VS कोड एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक। आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आ चुकी। तो ये चीज़ है, मतलब आपको पूरा अब सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा, मतलब अब जो नया अपडेट वर्जन है यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे हम लोग क्लास डाल रहे थे, बीजी डार्क, बॉर्डर, बॉटम, इसमें ये भी आपको डालना पड़ेगा, डाटाबेस, ठीक है, और थीम डार्क, ये आपको करना पड़ेगा। अब ये क्या है, नैब बार की थीम इसने डार्क कर दी। अब काफ़ी देखने में प्रोफेशनल ये लग रहा है, ठीक है, मस्त बिल्कुल। बटन में हुआ इफेक्ट भी है, ओके। तो हम लोग अपने मुद्दे पे पहले आते हैं, यूटिलिटी क्लासेस को समझते हैं, जो कि बैकग्राउंड पे हम लोग समझ रहे थे। तो आते हैं
बाकी ये चीज़ मैंने आपको बताई क्योंकि ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट थी, मतलब नैव बार को कलर अक्सर लोग अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। चलिए भैया, और इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप नैव बार है तो इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके भी कलर दिया जा सकता है। चलिए मैं दे के देखता हूँ। स्टाइल में आपको मान लो मैंने कलर के अंदर मैं मान लो एक्वामेरीन करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे आया कि नहीं आया। एक्वामेरीन नहीं आया, जबकि ऐसा होता है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट से भी कलर दे सकते हैं, पर आया क्यों नहीं ये भी देख लेते हैं। आया शायद इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे आउटलाइन क्यों लिखा हुआ है। मैंने कलर प्रॉपर्टी डाली है, कलर होना चाहिए या फिर बीजी कलर होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए यहाँ पे, बेसिकली बैकग्राउंड कलर। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब तो आ जाना चाहिए। चलिए बैकग्राउंड कलर एक्वामेरीन। तो मेरी समझ से हमको ये लग रहा है कि जैसे पहले नियम थे आपके बूटस्ट्रैप के, कुछ नियम यहाँ पे चेंज कर दिए गए बूटस्ट्रैप पर। ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। जैसे मान लो मैंने नैव को कलर दिया तो यहाँ से डायरेक्टली ये कलर नहीं ले रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट से। ये चीज़ें पर सही है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि होता क्या कि इंसान को अपने हिसाब से भी कलर देने हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से भी कलर देने, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ इसके डिप के अंदर डाल देंगे, तब ये कलर ले लेगा, क्योंकि डिप को कलर मिल जाएगा डायरेक्टली। ये लो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। बट पहले नैव को ही कलर देने से कलर ले लेता था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम लोग आते हैं यूटिलिटी पे। बैकग्राउंड में आप अलग अलग तरीके के क्लासेस का यूज़ करके अलग अलग तरीके यहाँ पे कलर दे सकते हो। बट बेसिकली यूज़र यही होते हैं, मतलब जैसे आपका यहाँ पे डेंजर हो गया, सक्सेस हो गया, वार्निंग, इन्फो हो गया, बीजी प्राइमरी हो गया। आप इनके सबटेल यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनका लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, या फिर डार्क वर्जन आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपकी मर्जी है, बाकी मेन यही कलर है। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड में मेरे हिसाब से स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है और स्टाइल से कलर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिप को कलर दिया तो डिप को इसने कलर ले लिया है, पर नैव ने कलर नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से आप डिप को कलर दे रहे हैं तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट से। मतलब स्टाइल से क्या कस्टम आप कलर दे सकते हो। मान लो जैसे मैंने यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया तो मेरे पास मल्टीपल टाइप के कलर है, मैं कोई सा भी कलर RGB वैल्यू में, हेक्सा वैल्यू में, किसी भी वैल्यू में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ नाम से ही उसका कलर लगाएं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। बैकग्राउंड के अलावा और क्या की चीज़ है, बॉर्डर्स को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो आपको बॉर्डर क्लास मिल जाएगी। बॉर्डर सिर्फ टॉप पे लगाना है तो बॉर्डर टॉप पे लगा सकते हो, बॉर्डर एंड लगाओगे तो सिर्फ एंड में लगेगा, बॉर्डर बॉटम लगाओगे तो सिर्फ बॉटम में, और स्टार्ट पे लगाओगे तो लेफ्ट साइड में। एंड का मतलब क्या होता है, राइट साइड, और स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपको जिस साइड आपको बॉर्डर लगाना है उस साइड का आपको बस नाम लिखना है। अगर पूरे में बॉर्डर लगाना है बॉक्स के अंदर तो सिर्फ बॉर्डर लिख दो। पर यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने दी हैं, ये सब यार CSS से करना ही अच्छा लगता है। ठीक है, CSS से ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। सिर्फ बॉर्डर यहाँ पे लगाओ फिर कलर लगाओ, ये सब चीज़ें मेरे समझ में नहीं आती हैं। अगर आपको बॉर्डर हटाना है, मान लो जैसे बटन है, बटन पे ऑलरेडी बॉर्डर लग के आया है, तो आप क्या कर सकते हो, चारों साइड से अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आप बॉर्डर लिखो, उसके आगे 0 लिख दो। सिर्फ टॉप का हटाना है बॉर्डर तो बॉर्डर टॉप लिखो, उसके आगे 0 लिख दो। अगर सिर्फ आपको राइट साइड से बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर एंड और उसके आगे 0 लिख दो। अगर आपको बॉटम से लगाना है तो बॉर्डर बॉटम लिखो, 0 लिख दो। अगर आपको लेफ्ट साइड से बॉर्डर हटाना है तो आप बॉर्डर स्टार्ट लिखो और 0 लिख दो। तो आपको जिस साइड से हटाना हो उसकी क्लास लिख दो, उसके आगे 0 लिख दो। 0 का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्टिव मतलब घटाना, वहां से हटा देती चीजें। ठीक है, कलर आप दे सकते हो बॉर्डर को जिस तरीके यहाँ पे दिया गया। बॉर्डर अगर प्राइमरी लिख दोगे तो ब्लू आ जाएगा, प्राइमरी सबटेल मतलब उसका डार्क वेरिएंट। सेकेंडरी लिख सकते हो, सेकेंडरी वेरिएंट, अगर सेकेंडरी का आप डार्क वेरिएंट लिखना चाहते हो तो सेकेंडरी सबटेल लिख दो। सक्सेस कर सकते हो, डेंजर कर सकते हो, वार्निंग, इन्फो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, आप बॉर्डर कई जगह यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा हिसाब है कि CSS से यूज़ करना मुझे ज़्यादा सरल लगेगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो यार उसी से हो जाती हैं। हम लोग को मेन क्या है, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव कर देती है, ये थोड़ा सा हम लोग को ईजी लगता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, बॉर्डर कलर ऑफ कंपोनेंट, ये सब चीज़ें तो ठीक है। ओपेसिटी आप रख सकते हो कि कितना डार्क रखना है बॉर्डर और कितना लाइट रखना है, ये चीज़ आप तय कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बॉर्डर ओपेसिटी के। जैसे यहाँ पे क्या, ऊपर वाला प्योर डार्क है, ठीक है, प्योर डार्क बॉर्डर है। ठीक है, जैसे, और यहाँ पे नीचे वाला क्या है, नीचे वाला लाइट है। तो आप अपने हिसाब से ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे सब क्लासेस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो। पर मेरे हिसाब से जैसे यहाँ पे क्लास यूज़ करी गई, यहाँ पे 0.5 कर दिया गया, तो नीचे वाला कम मतलब डार्क है, ऊपर वाला ज़्यादा डार्क है, उसकी ओपेसिटी फुल है। ठीक है,
और यहाँ पे 50%, 75% इस तरीके से भी करके दे सकते हो। हाँ, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बॉर्डर कितना मोटा रखना चाहते हो। अगर आप बॉर्डर यूज़ करो बूटस्ट्रैप से, CSS से क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ऐसे लिख दिया बॉर्डर में तो 2 पिक्सल मोटा हो जाता है। पर यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो आपको बॉर्डर के आगे वैल्यू लिखनी होगी। बॉर्डर 1 मतलब 1 पॉइंट मोटा, 2 मतलब 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 1 2 का मतलब मेरे हिसाब से रैम होता है, रैम मतलब 16 पिक्सल, तो 1 का मतलब 16, 2 का मतलब 32, इस तरीके से, ठीक है, 3 4 5। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इस तरीके से कितना मोटा होता चला गया है, ठीक है। रेडियस चेंज कर सकते हो बॉर्डर की। अगर आप सिर्फ राउंडेड लगाते हो तो इतना हल्का हल्का सा आपके किनारे मुड़ जाएंगे। अगर आप राउंडेड टॉप लगाते हो तो टॉप से मुड़ेगा, नीचे सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप बॉर्डर एंड लगाते हो तो एंड से मतलब आपके सिर्फ राइट साइड से बॉर्डर मुड़ेगा, लेफ्ट साइड से देखो दोनों कोने समान है। अगर आप बॉर्डर बॉटम लगाते हो, बॉर्डर बॉटम, तो मतलब नीचे से मुड़ेगा, ऊपर देखो कोने दिख रहे हैं। अगर आप बॉर्डर क्या करते हो स्टार्ट लगाते हो तो आपको बॉर्डर स्टार्ट नहीं, सॉरी राउंडेड स्टार्ट, ठीक है। तो राउंडेड में क्या है कि आपको लेफ्ट साइड से देखो ये बॉर्डर मुड़ गए पर राइट साइड से वैसे ही है। अगर आप बॉर्डर सर्कल, सॉरी राउंडेड सर्कल कर देते हो, यहाँ पे देखो राउंडेड सर्कल का मतलब पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो जाओ, और राउंडेड पिल का मतलब क्या है कि एक पूरा कैप्सूल जैसे साइज में बदल जाओ, ठीक है। ये आपके हिसाब से आप साइज भी दे सकते हो अपने हिसाब से, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, इतना कोई खास है नहीं। कलर्स में यार आप जानते ही हो कि आपके पास गिने चुने ही कलर्स हैं। यहाँ पे प्राइमरी है, फिर प्राइमरी एम्फेसिस है, वैसे मेन सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है। तो अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे टेक्स्ट और उस कलर का नाम लिख दो। अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हो तो आप बीजी और फिर उस कलर का नाम लिख दो। तो बस डिफरेंस इतना ही है, टेक्स्ट के लिए सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, बैकग्राउंड के लिए बीजी लिखना होता है, ठीक है। आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डिस्प्ले में आपको क्या है, इनलाइन भी होता है, ब्लॉक भी होता है, ग्रिड भी होता है, टेबल भी होता है, टेबल सेल भी होता है। डिस्प्ले के अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस आपको दी गई हैं, ठीक है। अलग तरीके, जैसे इनलाइन करना है तो आपको डी इनलाइन लिख देना है, डी इनलाइन मतलब इनलाइन हो जाएगा, ठीक है। और डी ब्लॉक का मतलब वो जो पर्टिकुलर आपका टैग है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर पहले से ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जैसे डिव क्या होता है, पहले से ब्लॉक होता है तो आप उसको इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, और स्पैन इनलाइन होता है तो आप उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अनेक तरीके की क्लासेस दी गई हैं यहाँ पर, आप उनको पढ़ सकते हो। अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बताया गया है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्प्ले को। चलिए फ्लेक्स पे आते हैं। अब फ्लेक्स जैसे चैप्टर जो है यार, ये तो आप जानते हो कि फ्लेक्स अपने आप में ही करीबन 1.5-2 घंटे का चैप्टर है, तो जिसको CSS आती होगी वही फ्लेक्स का सही से यूज़ कर पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि बूटस्ट्रैप पढ़ने से पहले इंसान को CSS पढ़ लेनी चाहिए। CSS पढ़ने से क्या है कि आपको पता होगा कि यार क्या चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या लग रहा है। सिर्फ CSS मालूम ही नहीं है तो हम, अगर आपसे फ्लेक्स बोलते हैं तो आप फ्लेक्स जानोगे नहीं क्या होता है। CSS पढ़ी नहीं है तो आप ग्रिड जानोगे नहीं क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट फिट जानोगे नहीं क्या होता है, शैडोज नहीं जानोगे, अंदाजा लगा सकते हो पर ऐसे नहीं जानोगे। तो CSS पढ़ोगे तो यहाँ पे फिर बूटस्ट्रैप आसान लगेगी, ये चीज़ जाहिर सी बात है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लो फ्लेक्स कंटेनर बनाना है तो इस तरीके की क्लास आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इनलाइन फ्लेक्स। और क्या कहते हैं यहाँ पे डी फ्लेक्स लिख दोगे तो फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ्लेक्स की सारी वैल्यूज़ धीरे धीरे आपको दिखेंगी एक एक करके, ठीक है। फ्लेक्स रो रिवर्स, फ्लेक्स रो मतलब एक फ्लेक्स रो होता है, एक रो रिवर्स होता है। रो में एक रो से आ रही है और मतलब पहले तो फ्लेक्स रो करोगे तो वो एक रो में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर रो रिवर्स करोगे तो वो रो उल्टी आने लगेगी। तो यार ये आप प्लीज़ आप CSS के कोर्स में मेरे जाएं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ें, वहाँ देखिए जाके, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ का क्या मतलब है। जैसे रो हो गया, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स, SM रो, अलग अलग तरीके की, मतलब SM वगैरह तो नहीं पर हाँ जस्टिफाई कंटेंट, ये सब आपको पता चलेगा, आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। एक फ्लेक्स बॉक्स, एक ग्रिड, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको ये अच्छे से आते हैं समझो वो CSS अच्छे से जानता है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में मान लो आपको सबसे पहले तो उसकी पोजीशन सेट करनी होती है कि पोजीशन रिलेटिव है, फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो आप उसको सेट करें, फिर फ्लोट में आप क्या कर सकते हो कि कहाँ से वो आएगा, मतलब कहाँ पे दिखेगा। स्टार्टिंग मतलब लेफ्ट साइड, एंड मतलब राइट साइड, और नन कर दोगे तो कहीं नहीं। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंटरेक्शन कर पे आते हैं। यहाँ इंटरेक्शन क्या चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ, ओके ठीक है। पॉइंटर्स इवेंट, अच्छा इसमें पॉइंटर्स इवेंट है कि कब कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ होगी, ये भी यार कोई काम का नहीं है। लिंक पे आते हैं, देखो इन्होंने चीज़ें तो बहुत सारी दे रखी हैं पर
जरूरी नहीं, इन्होंने मतलब अपना फर्ज पूरा कर दिया, पर आप जरूरी नहीं कि उनका सबका ही बारे में जाने या यूज़ करें। आप जैसे लिंक है, लिंक में मान लो ओपेसिटी कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसा कौन ही करता है। बहुत कम सिचुएशन होगी जिसमें हम लोग लिंक की ओपेसिटी कम करेंगे, बट यहाँ पे दिया गया है तो आप देख सकते हो क्लासेस लिंक ओपेसिटी 10, 25, 50, 75, 100 ये क्लासेस यूज़ हुई हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट यार अपने आप में ही एक क्या कहते हैं पूरा चैप्टर है, जहाँ पे कवर, कंटेनर, फिल, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई हुई हैं CSS कोर्स में। तो यहाँ पे उन्हीं की क्लासेस दी गई हैं, मतलब जो वहाँ पर आप CSS कोड लिख रहे थे, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर बना लिख रहे थे, वहाँ पर सिर्फ आपको बस कंटेनर लिख देना काम हो जाएगा, कवर लिख देना काम हो जाएगा, इस तरीके की क्लासेस लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ठीक है, बॉर्डर राउंडेड, ये दो क्लासेस यूज हुई हैं। बॉर्डर राउंडेड से क्या है, उनका बॉर्डर मुड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट फिट कंटेन मतलब कंटेनर में आ रहा है, कवर मतलब कवर है, फिल मतलब फिल है। अब इनका अर्थ क्या होता है वो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, सच में आप CSS वीडियो देखेगा कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, 1.5-2 घंटे में मैंने एक एक चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि इनको बहुत इन डेप्थ में समझाना होता है कि किस तरीके से कवर और कंटेनर में डिफरेंस है, स्केल में और फिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओपेसिटी आपको पता ही है, ओपेसिटी क्या है, किसी चीज़ को कितना आप पारदर्शी रखना चाहते हैं और कितना आप डार्क रखना चाहते हैं, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ये सब CSS से ही करनी चाहिए, बस दिया गया है तो आप पढ़ लें उसको। ओवरफ्लो क्या है, जैसे कंटेंट है, जब आप डिव के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारा कंटेंट डाल देते हैं तो अगर ओवरफ्लो ऑटो है तो अपने आप एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो। अगर आपने हिडन कर दिया तो वो कंटेंट हिडन हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं डिव के अंदर। विजिबल कर दोगे तो अगर ज़्यादा कंटेंट है तो कंटेनर से बाहर आ जाएगा, डिव से बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये कंटेंट बाहर आया है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल कर देते हो तो आपको दोनों तरफ स्क्रॉल बार मिल जाएंगे अगर कंटेंट ज़्यादा है तो, ठीक है। पोजीशन भी अपने आप में 1.5 घंटे का चैप्टर है, जहाँ पर पोजीशन की 4 तरीके की प्रॉपर्टी वैल्यू होती हैं। स्टैटिक होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। मैंने शायद स्टिकी नहीं पढ़ा है, बाकी की सारे मैंने आपको पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। कोर्स के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई, एक एक में डिफरेंस बताया कि कैसे स्टैटिक और रिलेटिव में डिफरेंस है, एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, फिक्स में क्या डिफरेंस है, और इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप CSS का सही से यूज़ कर पाएंगे, जो कि बूटस्ट्रैप का पार्ट नहीं है, ये CSS का पार्ट है। CSS जब आएगी तो उसको हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यूज़ कैसे जल्दी कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी लिखे, सिर्फ क्लास का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप का पार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस समझें। CSS आना एक अलग चीज़ है, CSS से बूटस्ट्रैप का यूज़ करके जल्दी कोई चीज़ करना वो एक अलग चीज़ है, जो कि इस कोर्स का पार्ट है। शैडो दे सकते हो किसी चीज़ की, जैसे नो शैडो, कोई शैडो नहीं है, स्मॉल शैडो, रेगुलर शैडो, ये सब की देखो क्लासेस मिल रही हैं। शैडो हो गई, स्मॉल शैडो, फिर शैडो, ठीक है। ये तरीके की यार क्लासेस, इनको क्या ही समझाना। हाँ, साइजिंग समझा देता हूँ, साइजिंग इंपॉर्टेंट है। साइजिंग में क्या है, जैसे विथ 25% करा तो पूरे एरिया की 25% विथ वो ले लेगा। अगर पूरा आपने विथ यहाँ पे कर दिया कितना 50%, तो पूरे एरिया की 50% ले लेगा। ऑटो का क्या मतलब है, वो अपने हिसाब से घट बढ़ सकता है। 100% मतलब पूरी विथ ले लेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसी तरीके हाइट में भी है, हाइट में H लिखना होता है, विथ में W लिखना होता है, उसके आगे आपको 25, 50, 75, 100 ऑटो, ये 5 चीज़ें मिलती हैं। ओके, अब आते हैं स्पेसिंग पे। स्पेसिंग क्या होता है जनाब, स्पेसिंग के अंदर आप लोगों को आना है, यहाँ पर आपको मार्जिन एंड पैडिंग देने का ऑप्शन मिलता है। आपको बूटस्ट्रैप के अंदर मार्जिन को बोलते हैं M और पैडिंग को बोलते हैं P। अब यहाँ पे अगर आप मार्जिन को टॉप से देना चाहते हैं तो मान लो MT लिखना होगा, T का मतलब टॉप, चाहे आप पैडिंग के लिए यूज करें चाहे मार्जिन के लिए यूज करें। B का मतलब बॉटम, चाहे आप मार्जिन MB लिखें चाहे PB लिखें। PB मतलब पैडिंग बॉटम और MB मतलब मार्जिन बॉटम, ठीक है। S का मतलब है आपका यहाँ पे स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। और यहाँ पे E का मतलब है आपका पैडिंग राइट साइड, या फिर आप मार्जिन राइट साइड बोल सकते हो। X का मतलब क्या होता है, X का मतलब X एक्सेस मतलब टॉप एंड बॉटम दोनों, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा फॉर क्लासेस द बॉस सेट लेफ्ट एंड राइट, सॉरी टॉप एंड बॉटम नहीं, लेफ्ट एंड राइट। एक्स एक्सेस क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, लेफ्ट से राइट में, और वाई एक्सेस क्या होती है, टॉप से बॉटम में होती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली एक्स और वाई तो यूज नहीं होता है, पर हाँ मार्जिन टॉप करना है तो MT लिखो, मार्जिन बॉटम करना है तो MB लिखो, मार्जिन लेफ्ट करना है तो MS लिखो, मार्जिन राइट करना है तो ME लिखो, ठीक है। और उसके आगे उनकी वैल्यू दी जाती है। ऐसे पैडिंग करना है, PT का मतलब पैडिंग टॉप, PB का मतलब पैडिंग बॉटम, PS का मतलब पैडिंग लेफ्ट, PE का मतलब पैडिंग राइट। अब समझो, जैसे अगर आपने कोई भी चीज लिखा PT, MB, MT कुछ भी आपने लिखा, उसके आगे अगर आप 0 देखते हो तो 0 का मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं। पर अगर आप 1 का देते हो
तो 1 का मतलब क्या है 0.25, 0.25 मतलब 4 पिक्सल। ये 0.25 क्या है 0.25 REM। REM एक रिलेटिव वैल्यू होती है जो कि CSS के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि 16 पिक्सल आपके बॉर्डर के साइज होता है फॉन्ट साइज का, तो उसका 0.25% मतलब 4 पिक्सल। तो 1 REM का 0.25% मतलब 4 पिक्सल। फिर अगर आप 2 लिखते हो मतलब मान लो MB, MT, ME कुछ भी उसके आगे 2 लिखते हो तो 0.5 मतलब 1 REM का हाफ। 1 REM कितना होता है 16 पिक्सल और उसका हाफ कितना होगा 8 पिक्सल। फिर 3 का मतलब क्या होता है 1 REM पूरा 1 REM। 1 REM मतलब 16 पिक्सल की दूरी बन जाएगी। अगर आप MT कुछ भी MT MB कुछ भी उसके आगे 4 लिखते हो तो 1.5 REM मतलब 16 पिक्सल मतलब 16 8 का 16 अतिरिक्त 24 पिक्सल के आसपास स्पेसिंग बनेगी जाके। इस तरीके से आप ये जो वैल्यू देखते हो ये REM में होती हैं। REM 1 REM होता है 16 पिक्सल के बराबर, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। टेक्स्ट पे आते हैं जनाब। टेक्स्ट में क्या है, जैसे मान लो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट क्या है लेफ्ट से राइट में जाता है, पर अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर करना है तो आपको क्लास मिल जाएगी यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, आप बस डाल दें टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है टेक्स्ट एंड लिखना है, एंड मतलब राइट साइड। और अगर आपका कोई बाय डिफॉल्ट राइट साइड में है उसको आप लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट स्टार्ट लिख सकते हैं। वैसे जनरली क्या है टेक्स्ट लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है लिखना, ठीक है। ये था टेक्स्ट के लिए। रैपिंग एंड ओवरफ्लो, टेक्स्ट रैप लिख दोगे तो मान लो कोई डिव का साइज छोटा है तो उसमें से कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, मुड़ के नीचे आ जाएगा, जैसे यहां पर हो रहा है। देखो दिस टेक्स्ट शुड रैप, देखो यहां पर मुड़ा हुआ है। और अगर आप रैप नहीं कराते हो तो इस तरीके से वो टेक्स्ट बाहर निकल जाएगा। देखो कंटेनर कहां तक है, सिर्फ यहां तक है और वो बाकी का टेक्स्ट देखो बाहर निकल गया है। ये चीज होता है नो रैप में, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट नो रैप क्लास का यूज करते हैं तब। वर्टिकल अलाइन मतलब टॉप और बॉटम में कहां पर रखना चाहते हो, ठीक है। अगर आप टॉप और बॉटम में सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, आप अलाइन टॉप करते हो तो टॉप पे रहेगा, मिडिल पे करते हो तो सेंटर पे रहेगा, बॉटम पे करते हो तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अलाइन टेक्स्ट अगर टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे हो तो सिर्फ टेक्स्ट के साथ करो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो दिया भी गया है, ओके। और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, बाकी कोई खास नहीं है। विजिबिलिटी में आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को हिडन कर सकते हो, मान लो कोई चीज दिख रही है उसको इनविजिबल कर सकते हो, नहीं दिखेगी, ठीक है। जेड इंडेक्स बता देता हूँ क्या है। जैसे कभी कभी हम लोग काफी सारी चीजें बनाते हैं तो वो लेयर वाइज हो जाती है। मान लो आपने 2 डिप बनाई तो पहली डिप के नीचे दूसरी डिप आ रही है, उसके नीचे तीसरी आ रही है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डिप ऊपर रहे और कौन सी डिप नीचे रहे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डिसाइड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं भैया, आपको करना क्या है, आप जैसे Z3 लिख देते हो तो 3 क्या है बड़ी वैल्यू है, मतलब 0 1 2 के अपेक्षा 3 बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी है वो देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो सबसे बाहर है, ठीक है, और जो सबसे कम है वो सबसे अंदर है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बाहर होगी। मतलब अगर यहाँ पे टोटल 1 डिव 2 डिव 3 डिव 4 डिव और 5 डिव है तो जिसमें आप Z3 या जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू दोगे वो बाहर रहेगा, फिर उससे छोटी उसके अंदर, फिर उससे छोटी उसके अंदर, फिर उससे छोटी उसके अंदर। पर मान लो जैसे यहाँ Z3 दिया है, Z2 दिया है, Z1 दिया है, Z0 दिया है, तो 0 सब देखो यहाँ पे 0 बीच में, फिर 1 फिर 2 फिर 3। अगर मैं यहाँ पे कोई डिप को मान लो ये पर्टिकुलर 2 वाली को Z5 दे दूं तो वो उससे बाहर आ जाएगी, उससे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटी क्लासेस तो खत्म हो चुकी हैं। हाँ, आइकन्स बचे हैं। एक्सटेंड के अंदर एक नया ऑप्शन आया आइकन्स का, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर इस वीडियो से विराम लूंगा। उसमें नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम लोग जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर ही जहाँ डॉक्स एग्जाम्पल आइकन्स लिखा है, यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो आप नीचे आ जाओगे। यहाँ पे अगर आप आइकन्स यूज करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी आइकन्स मिलती हैं। पहले तो मैं बताऊं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी आइकन्स बाय डिफॉल्ट पहले से होती थी। मैं आपको दिखाता हूँ। हम डॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंड पे, एक्सटेंड के अंदर आइकन्स पे जाएंगे तो अभी तक बहुत सारी क्लासेस नहीं बोलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स थी जहाँ से हम लोग आइकन यूज करते थे। जैसे फॉन्ट असम हो गई, फेदर हो गई, ऑक्टा आइकन्स हो गई, ठीक है, आपका बाई साइज हो गई, बिट साइज हो गई, ठीक है, कोर यूआई आइकन्स हो गई। सारी आपको वेबसाइट मिलती हैं जो कि आपको जनरली अभी तक फ्री में आइकन्स प्रोवाइड करा रही थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा यूज होता था फॉन्ट ऑसम का। फॉन्ट ऑसम में क्या होता था कि हम लोग इस वेबसाइट पे जाते थे, यहाँ पे हम लोग को 90% फ्री मिल जाते थे
और हम लोग यूज़ कर लेते थे। पर अब क्या है 50% फ्री हैं और उनमें से काफ़ी सारे आपको पेड भी मिलते हैं। तो यहाँ से भी आइकन्स यूज़ करा जाता है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया भी कि कैसे आइकन यूज़ करने हैं। बट अब क्या बूटस्ट्रैप कर रहा है कि बूटस्ट्रैप चाहता है कि हम खुद के आइकन्स लेकर आएँ और लोग उनको यूज़ कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको यूज़ करने के लिए आप इंस्टॉल पे जाएं। इंस्टॉल पे जाने के बाद आप देखो 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पैकेज मैनेजर द्वारा इसको npm से इंस्टॉल करें, डाउनलोड करके यूज़ करें, या CDN के थ्रू यूज़ करें। तो अभी इसके बारे में ना समझो पैकेज मैनेजर के बारे में, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में npm के बारे में बताऊंगा। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन मान के चलो, एक डाउनलोड का, एक CDN का है। या तो उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर मिलते हैं, यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट, वैसे यहाँ पर आपको आइकन्स का फोल्डर मिल जाएगा जब आप इसको यहाँ पे लाओगे। ठीक है, जैसे प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था। या तो सबसे बढ़िया तरीका CDN का। CDN में क्या, बस आपको लिंक कॉपी एंड पेस्ट करके डालनी है। यहाँ पे ये लिंक कॉपी किया, VS कोड में गए, हेड टैग में जाना है। ठीक है, हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अब क्या है, अब हम लोग कोई सा भी आइकन बूटस्ट्रैप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो आइकन फॉन्ट्स लिखा, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे ये नैब बार को, या फिर इसको पड़ा रहने दो, इसी के नीचे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग Ctrl+V करते हैं। Ctrl+V किया तो यहाँ ये आइकन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जाकर डॉक्यूमेंट्स में। तो अच्छा, ये ब्लैक कलर है, इसीलिए पहले तो सबसे पहले ब्लैक कलर हटा देते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पे PG डार्क हटाओ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे BG डार्क हटाओ। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये आइकन यहाँ पे आ रहा है। अब इस आइकन को अभी थोड़ा बड़ा करें, ये देखो ये आइकन आ रहा है, पर ये बहुत छोटा आ रहा है। इसको बड़ा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? बड़ा करने के लिए आप अनेकों तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ का यूज़ कर सकते हो, जो कि CSS के अंदर ज़्यादा सही लगता है। तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज़ का ही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। ओके, STYL स्टाइल एट्रीब्यूट। एक सेकेंड, यहाँ पे एट्रीब्यूट उसका पहले क्लोज कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल, और इसके अंदर फॉन्ट साइज लगाते हैं। फॉन्ट साइज में हम लोग क्या करेंगे, 60 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, 60 पिक्सल करने के बाद में यहाँ पर देखो ये हो गया। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया। आप इसको चाहें तो और कर सकते हैं, मैं इसको कर दूँ 90 पिक्सल, तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करके बढ़ा सकते हो। अगर कलर आप मतलब ब्लैक आ रहा है, आप इसको अदर कलर देना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पर हम लोग करें टेक्स्ट और यहाँ पे करें, मालूम मैंने करा डेंजर, तो इसको यहाँ पे ना करके इसके अंदर करना होगा, क्लास के अंदर, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ यूज़ करना है। एक सेकंड देना, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर आएंगे। क्लास के अंदर हम लोग को टेक्स्ट यहाँ पे डेंजर मालूम करते हैं। इससे अगर होता है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन CSS से कर लेंगे। हो गया, तो यहाँ पे डेंजर कर दोगे तो रेड, सक्सेस कर दोगे तो ग्रीन, प्राइमरी कर दोगे तो ब्लू, इस तरीके कर सकते हो। बट भैया मेरे को यूनिक कलर चाहिए, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो यार आप फिर बूटस्ट्रैप का यूज़ ना करके यहीं स्टाइल के अंदर आओ, और यहीं पे आपको क्या करना है, आपको करना है कलर। ठीक है, आपको कलर यूज़ करना है, और कलर के अंदर आप जो मान लो कोई सा भी कलर, मैं एक्वा मैरीन करता हूँ और इसका कलर एक्वा मैरीन हो गया। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन 2 होते हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करें, जैसे BG प्राइमरी, BG सेकेंडरी, BG सक्सेस, BG डेंजर, BG इन्फो, ठीक है, BG वार्निंग, इस तरीके की क्लास यूज़ करके कलर दे दें। या तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएं, उसके अंदर से कलर दे सकते हैं। फॉन्ट साइज भी इसी तरीके से दे सकते हैं। फॉन्ट साइज हम लोगों ने बढ़ा रखा है, जनरली आइकन इतना बड़ा नहीं होता है। ओके, तो ये क्या है, बूटस्ट्रैप हमारी ये हेल्प कर रहा है कि इसने अब आइकन्स भी बहुत सारे ले आए हैं अपनी यहाँ पे वेबसाइट के अंदर। तो हम लोग काफ़ी सारे आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल टाइप के आइकन्स हैं, जिनको आप अपने हिसाब से, जैसे थर्मोमीटर का हो गया, ठीक है, आपके यहाँ पे टर्मिनल का हो गया, कॉल का ऑप्शन हो गया, ठीक है, बहुत सारे आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर का हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, यहाँ स्टैक ओवरफ्लो का आइकन हो गया। तो बस आप यूज़ सब आपके पास अवेलेबल है। स्पॉटिफाई तक का बताओ इन्होंने दे दिया यार किसी दूसरे का आइकन यहाँ पे दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, पर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप में आज हम लोग ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कंपोनेंट्स कितने टाइप के हैं, जिनमें से जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उनको प्रैक्टिकली कोड में करके देखा, बाकी को ओवरव्यू ले लिया। यूटिलिटी क्लासेस जनरली यार कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जैसे BG कलर, बॉर्डर कलर, आपका साइजिंग, स्पेसिंग, बस इससे ज़्यादा कोई भी आपको यूटिलिटी क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। यूटिलिटी क्लासेस में जाऊँगा
तो यहाँ पे जनरली आपको बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर के साथ आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले आप खुद ही इसमें CSS पे कर लो या पे कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ओवरफ्लो कर सकते हो और स्पेसिंग और यहाँ पे साइजिंग, ये दो सही लगी, बाकी सब ठीक है यार। जेड इंडेक्स वगैरह हम लोग CSS से कर लेंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट यूटिलिटी क्लासेस है, बाकी बताया मैंने थोड़ी सब कुछ। अब इस वीडियो के बाद जनाब जो दूसरी वीडियो आएगी, मतलब डे 5 आएगा, वहां पर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। आप ये मान के चलो आपने बूटस्ट्रैप सब कुछ पढ़ ली है, सब कुछ समझ चुके हो। हाँ, इंप्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट बनाते समय तो वो मैं करके दिखाऊंगा। आज के दिन हम लोगों ने जितने कंपोनेंट्स जाने हैं, जैसे नैव बार, नैव टैब्स, कार्ड, अलर्ट, एकोडेशन, बैच, इन सबका हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे होंगे 1 by 1। तो आप समझ पाओगे कि कम समय में बूटस्ट्रैप का यूज करके कैसे वेबसाइट तैयार की जाती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वहां पे मिलने वाली है और बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ये आप मान के चल सकते हैं। तो जनाब ये पूरा आज का डे कैसा लगा आप प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे तरीके के कोर्सेज बनाने के लिए। आप एक सेकंड के लिए बिलीव नहीं कर सकती कि इस समय सामने वाले शख्स की क्या हालत हो सकती है बनाते समय। मतलब पंखा वगैरह बंद करके, कोई AC वगैरह नहीं होती, सब तरीके से बनाना पड़ता है। तो बाकी मैं आपसे सिंपैथी नहीं चाहता हूं, मैं अपनी मेहनत का फल बस आपसे चाहता हूं। आप एक लाइक करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकती है मुझे और भी ऐसी वीडियोस लाने के लिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिस चैनल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।